दोस्तों, आज आप सुनेंगे लंबे नॉवल किस्सा हरिया और छिपे कमरे के राज का 5वां और आखिरी भाग। इसके पहले के 4 भाग आप ऑलरेडी हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। तो आइए सुनते हैं इस मज़ेदार कहानी का आखिरी भाग। अध्याय 15। गर्मी का मौसम महल के चारों तरफ के मैदान में चुपके से प्रवेश कर चुका था। आसमान और झील दोनों ही नीले रंग के हो गए और ग्रीन हाउसों में लगे फूल पत्ता गोभी की तरह बड़े होकर खिल गए। लेकिन महल की खिड़कियों से अब यह नज़ारा नहीं दिखता था कि हैग्रिड मैदान में घूम रहा है और फैंग उसके पीछे पीछे उछल कूद मचा रहा है। इसीलिए हैरी का मन इस नज़ारे को देखने में नहीं लगता था। दरअसल बाहर का माहौल भी महल के अंदर के माहौल से कोई खास बेहतर नहीं था। हैरी और रॉन ने हरमायनी से मिलने की कोशिश की, लेकिन अब मिलने वालों को अस्पताल में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। अस्पताल के दरवाजे की दरार से मैडम पॉम्फ्री ने उन्हें गंभीर स्वर में बताया, हम कोई खतरा नहीं उठाना चाहते। इस बात की पूरी संभावना है कि हमलावर इन लोगों को जान से मारने के लिए यहाँ आ सकता है। डंबलडोर के चले जाने के बाद हॉगवर्ट्स में दहशत अपनी चरम सीमा पर थी। स्कूल में ऐसा एक भी चेहरा नहीं था जो चिंतित या तनावग्रस्त ना हो। हैरी बार बार डंबलडोर के आखिरी शब्दों को दोहराता रहता था, मैं इस स्कूल से सचमुच बाहर तभी जाऊंगा जब यहाँ मेरा एक भी वफादार नहीं बचेगा। मदद मांगने वालों को हॉगवर्ट्स में हमेशा मदद मिलेगी। लेकिन इन शब्दों का क्या फायदा था? वे किससे मदद मांगे जब सभी उन्हीं की तरह दुविधाग्रस्त और डरे हुए थे? इसकी बजाय हैग्रिड का मकड़ियों वाला इशारा समझना ज्यादा आसान था। लेकिन समस्या ये थी कि महल में एक भी मकड़ी बची ही नहीं थी जिसका वे पीछा कर सकें। हैरी ने हर तरफ मकड़ियों की तलाश की। रॉन ने भी मन मारकर उसकी मदद की। इस काम में एक बड़ी बाधा ये भी थी कि उन्हें अकेले बाहर घूमने की इजाजत नहीं थी। वे महल में जहां भी जाते थे उन्हें दूसरे विद्यार्थियों के समूह में ही जाना पड़ता था। उनके अधिकतर सहपाठी खुश थे कि उन्हें टीचर एक क्लास से दूसरी क्लास में भेड़ों की तरह हाँक कर सुरक्षित ले जाते थे। लेकिन हैरी को इससे बहुत तकलीफ होती थी। बहरहाल ऐसा लगता था कि दहशत और शंका के इस माहौल में एक विद्यार्थी को बहुत मजा आ रहा था। ड्रेको मैल्फॉय स्कूल में चारों तरफ ऐसे अकड़कर चलता था जैसे उसे हेड बॉय बना दिया गया हो। हैरी को ये मालूम नहीं था कि वो इतना खुश क्यों था, और उसे ये पता चला तब जब डंबलडोर और हैग्रिड के जाने के करीब 15 दिन बाद उसने जादुई काढ़े की क्लास में मैल्फॉय की बातें सुनी। हैरी उसके ठीक पीछे बैठा था और वो क्रैब और गोयल को आंखें नचा नचा कर कुछ बता रहा था। मैं हमेशा सोचता था कि डैडी ही हमें डंबलडोर से मुक्ति दिलाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उनके हिसाब से डंबलडोर इस स्कूल के अब तक के सबसे बुरे हेडमास्टर हैं। अब शायद हमें कोई अच्छा हेडमास्टर मिल जाएगा, ऐसा हेडमास्टर जो रहस्यमयी तहखाने को बंद नहीं रखना चाहता होगा। मैगोनागल भी ज्यादा टाइम नहीं चलेंगी, वो तो सिर्फ एक काम चलाओ इंतजाम है। स्नेप हैरी के पास से गुजरे, लेकिन उन्होंने हरमायनी की खाली सीट और कढ़ाई को देखकर कोई टिप्पणी नहीं की। मैल्फॉय ने जोर से कहा, सर, आप हेडमास्टर के पद के लिए आवेदन क्यों नहीं देते? स्नेप ने कहा, अरे अरे मैल्फॉय, प्रोफेसर डंबलडोर को गवर्नरों ने सिर्फ बर्खास्त किया है, जल्दी ही वो हमारे बीच लौट आएंगे। ये कहते कहते स्नेप के पतले होठों पर रोकते रोकते भी एक हल्की मुस्कान आ ही गई थी। मैल्फॉय दांत निकालते हुए बोला, वो तो ठीक है सर, लेकिन अगर आप इस पद के लिए आवेदन करें तो मुझे उम्मीद है कि डैडी का वोट आपको ही मिलेगा। मैं डैडी को बता दूंगा कि आप यहाँ के सबसे अच्छे टीचर हैं। स्नेप जब तहखाने में चारों तरफ घूम रहे थे तो उनके चेहरे पर दबी मुस्कान थी। मैल्फॉय ने आगे कहा, मैं तो हैरान हूँ कि अब तक सारे बदजातों ने अपना सामान क्यों नहीं बांध लिया है। 5 गैलियन की शर्त लगा सकता हूँ मैं कि अगली बार जिस पर भी हमला होगा वो जरूर मरेगा। अफसोस कि वो ग्रेंजर नहीं होगी। उसी समय घंटी बजी, जो बहुत अच्छी बात रही। मैल्फॉय के आखिरी शब्द सुनकर रॉन ने अपने स्टूल से उछलकर उस तक पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन बैग और किताबें बटोरने की हड़बड़ी में किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। स्नेप बेचैनी से खड़े होकर गरजे, जल्दी करो, मुझे तुम लोगों को जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास में ले जाना है। सब लोग भेड़ों की तरह चल दिए। हैरी, रॉन और डीन सबसे पीछे चल रहे थे। जड़ी बूटियों का ज्ञान की क्लास बहुत खामोश थी। अब इसके 2 विद्यार्थी कम हो गए थे, जस्टिन और हरमायनी। प्रोफेसर स्प्राउट ने उन सबको सूखे अफ्रीकी अंजीरों की कटाई छटाई के काम पर लगा दिया। हैरी जब मुरझाए हुए डंठलों को हाथों में भरकर खाद के ढेर पर रखने गया तो अर्नी मैकमिलन उसके ठीक सामने खड़ा था। उसने कहा, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ हैरी कि मुझे अफसोस है जो मैंने कभी तुम पर शक किया। मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी हरमायनी पर हमला नहीं करोगे और मैं अपनी कही सारी बातों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। हम सब एक ही नाव पर सवार हैं। और तो उसने दोस्ती के लिए अपना गोल मटोल हाथ आगे बढ़ाया और हैरी ने उससे हाथ मिला लिया।
अर्नी और उसकी मित्र हैना भी सूखे अंजीरों के उसी ढेर पर काम करने लगे जिस पर हैरी और रॉन कर रहे थे। अर्नी ने सूखी टहनियों को तोड़ते हुए कहा, वो ड्रेको मैलफॉय, वो इस सब के बारे में बड़ा खुश नजर आता है। मुझे तो यही लगता है कि वो नाग शक्ति का वारिस हो सकता है। तुम क्या सोचते हो? रॉन तुरंत बोला, तुमने बड़ी समझदारी की बात कही है। अर्नी बोला, हैरी, क्या तुम्हें भी लगता है नाग शक्ति का वारिस मैलफॉय है? नहीं, हैरी ने इतनी दृढ़ता से कहा कि अर्नी और हैना उसे घूरने लगे। और 1 सेकंड के बाद ही हैरी को एक ऐसी चीज दिखी जिसकी वजह से उसने पौधों को कतरने वाली कैंची रॉन के हाथ पर दे मारी। आउच! क्या कर रहे हो हैरी? हैरी ने इशारा करके जमीन पर कुछ फुट दूर उसे कुछ दिखाया। कई बड़ी मकड़ियां जमीन पर दौड़ती हुई जा रही थीं। रॉन ने खुश दिखने की नाकामयाब कोशिश करते हुए कहा, हाँ, लेकिन हम इस समय उनका पीछा नहीं कर सकते ना। अर्नी और हैना उत्सुकता से सुन रहे थे। हैरी ने मकड़ियों को दूर भागते देखा। लगता है वे अंधेरे जंगल की तरफ जा रही हैं। ये सुनकर रॉन और भी दुखी हो गया। क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर स्प्राउट सभी विद्यार्थियों को गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में छोड़ने के लिए ले गईं। हैरी और रॉन बाकी सबसे पीछे रह गए ताकि कोई दूसरा उनकी बातें ना सुन ले। हैरी ने कहा, हमें एक बार फिर से अदृश्य चोगे का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम फैंग को अपने साथ ले चलेंगे। उसे हैग्रिड के साथ जंगल में जाने की आदत है। वो हमारे काम आ सकता है। रॉन ने घबराहट में अपनी छड़ी को उंगलियों में घुमाते हुए कहा, हाँ ठीक है, लेकिन जंगल में कहीं आदम भेड़िए तो नहीं रहते होंगे ना? अब तक वे लॉकहार्ट की क्लास में आकर सीटों पर बैठ चुके थे। हैरी ने कहा, वहां पर अच्छी चीजें भी रहती हैं। सेंटोर्स अच्छे हैं और यूनिकॉर्न भी। रॉन पहले कभी अंधेरे जंगल में नहीं गया था। हैरी वहां सिर्फ एक बार गया था और उसे उम्मीद थी कि उसे दोबारा वहां नहीं जाना पड़ेगा। लॉकहार्ट धड़धड़ाते हुए कमरे में आए और क्लास उनकी तरफ घूरने लगी। बाकी टीचर आमतौर पर इस समय गंभीर दिखाई देते थे, लेकिन लॉकहार्ट काफी खुश नजर आ रहे थे। मुस्कुराते हुए वो बोले, चलो अब अपना मूड ठीक करो। इस तरह मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो सब? किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब खतरा गुजर चुका है? अपराधी को पकड़कर दूर भेज दिया गया है। कौन कहता है? डीन थॉमस जोर से बोला। मेरे प्यारे बच्चे, जादू मंत्री कभी भी हैग्रिड को पकड़कर नहीं ले गए होते अगर उन्हें 100% ये यकीन नहीं होता कि दोषी वही है। रॉन डीन से भी ज्यादा जोर से बोला, नहीं, वो फिर भी उसे पकड़कर ले जाते। वीजली, मैं खुद को दाद देता हूँ कि मैं हैग्रिड की गिरफ्तारी के बारे में तुमसे थोड़ा ज्यादा जानता हूँ। रॉन एकदम से कहने को हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बोलते बोलते रुक गया क्योंकि हैरी ने उसे टेबल के नीचे से कसकर लात मारी थी। वो बुदबुदाया, रॉन, याद रखो हम वहां नहीं थे। लेकिन लॉकहार्ट की ये बेहुदा खुशी हैरी को भी नागवार गुजरी। जब लॉकहार्ट ने कहा कि वो हमेशा से जानते थे कि हैग्रिड भला आदमी नहीं है, तो इससे हैरी और भी चिढ़ गया। उसका मन हुआ कि वो पिशाचों के साथ भटकना किताब को उठाकर लॉकहार्ट के मुंह पर दे मारे। इसके बजाय उसने खुद को संतुष्ट करने के लिए कागज पर लिखकर रॉन को ये दिखाया, हम ये काम आज रात को करेंगे। रॉन ने संदेश पढ़ा, थूक निगला और कनखियों से बगल वाली खाली सीट की तरफ देखा जहां आमतौर पर हरमाइनी बैठती थी। ये देखकर उसका संकल्प दृढ़ हो गया और उसने सहमति में सिर हिला दिया। अगला भाग। इन दिनों गरुड़ द्वार के हॉल में बहुत भीड़ रहती थी क्योंकि 6 बजे के बाद विद्यार्थी कहीं नहीं जा सकते थे। उनके पास बातें करने के लिए मसाला भी बहुत रहता था और इसीलिए हॉल अक्सर आधी रात के बाद तक खाली नहीं होता था। डिनर के ठीक बाद हैरी संदूक से अपना अदृश्य चोगा निकालने गया और काफी देर तक उसी पर बैठा रहा, हॉल के खाली होने का इंतजार करते हुए। फ्रेड और जॉर्ज ने हैरी और रॉन को एक्सप्लोडिंग स्नैप खेलने की चुनौती दी। जहां आमतौर पर हरमाइनी बैठा करती थी, वहां पर आज जीनी मायूस सी बैठकर उन्हें खेलते देखती रही। खेल को जल्दी खत्म करने की कोशिश में हैरी और रॉन जानबूझकर हारते रहे, लेकिन इसके बाद भी जब आखिरकार फ्रेड, जॉर्ज और जीनी वहां से गए तो रात आधी से भी ज्यादा गुजर चुकी। हैरी और रॉन ने कमरों के दरवाजे बंद होने की आवाजों का इंतजार किया। फिर उन्होंने चोगा निकालकर ओढ़ा और तस्वीर के छेद में से बाहर निकल गए। सभी टीचर्स को चकमा देते हुए एक बार फिर उन्होंने महल के बाहर जाने वाली मुश्किल यात्रा पूरी की। अब वे चांदनी से नहाए मैदान में आ चुके थे। मैदान को पार करते हुए रॉन अचानक बोला, हैरी, ये भी तो हो सकता है कि हम जंगल में तो पहुंच जाएं, लेकिन वहां पीछा करने के लिए हमें मकड़ियां ही ना मिले। हो सकता है हमने जो मकड़ियां देखी थीं वो वहां जा ही नहीं रही हों। वो सब तो ठीक है रॉन, लेकिन हमें एक बार कोशिश तो करनी ही होगी, हैरी ने कहा। जब वे हैग्रिड के घर पहुंचे तो फैंग उन्हें देखकर खुशी से पागल हो गया। उन्हें चिंता हुई कि फैंग अपनी तेज आवाजों से कहीं लोगों को जगा न दे, इसलिए उन्होंने जल्दी से मेंटल पीस पर रखे डिब्बे से ट्रिकल टॉफी निकालकर फैंग को खिला दी, जिससे उसके दांत चिपक गए।
हैरी ने अदृश्य चोगा हैग्रिड की टेबल पर ही छोड़ दिया, क्योंकि अंधेरे जंगल में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। फैंग को लेकर अब वे अंधेरे जंगल की तरफ चल दिए। जंगल के सिरे पर पहुंचकर हैरी अपनी छड़ी निकालकर बुदबुदाया, प्रकाशित भव। छड़ी के सिरे पर हल्की सी रोशनी हो गई, बस इतनी कि वे चल रही मकड़ियों को देख सकें। कुछ पल इधर उधर ढूंढने के बाद आखिर उन्हें 2 मकड़ियां छड़ी की रोशनी से दूर होती हुई पेड़ों की छाया में जाती दिखाई दी। रॉन ने एक आह भरी, ठीक है, चलो चलते हैं। हैरी की छड़ी की रोशनी के सहारे उन्होंने मकड़ियों का पीछा किया जो पगडंडी पर ही चल रही थीं। करीब 20 मिनट तक वे बिना बोले चलते रहे और टूटती टहनियों और खरखराती पत्तियों के अलावा कोई दूसरी आवाजें सुनने की कोशिश करते रहे। फिर जब पेड़ इतने ज्यादा घने हो गए कि आसमान के सितारे भी नजर आने बंद हो गए, तब उन्होंने देखा कि मकड़ियां पगडंडी को छोड़ रही थीं। हैरी रुका और उसने ये देखने की कोशिश की कि वे कहाँ जा रही थीं, लेकिन उसकी छड़ी की रोशनी के छोटे से दायरे के बाहर की हर चीज गहरे अंधेरे में डूबी थी। वो पहले कभी जंगल में इतनी गहराई तक नहीं गया था। उसे अच्छी तरह याद था कि जब वो पिछली बार यहाँ आया था तो हैग्रिड ने उसे सलाह दी थी कि वो जंगल में जाते समय पगडंडी को ना छोड़े, लेकिन अब हैग्रिड तो मीलों दूर था, शायद एज़्काबान जेल की किसी काल कोठरी में, और उसी ने तो उनसे मकड़ियों का पीछा करने को कहा था। इसीलिए वो चुपचाप पेड़ों के बीच में जा रही मकड़ियों की छायाओं के पीछे पीछे चल दिए। अब वे ज्यादा तेजी से नहीं चल पा रहे थे, क्योंकि रास्ते में पेड़ों की जड़ें और ठूंठ आ रहे थे जो घुप अंधेरे में मुश्किल से ही नजर आते थे। करीब आधे घंटे तक वे ऐसे ही चलते रहे और फिर उन्होंने पाया कि जमीन पर नीचे की तरफ ढलान शुरू हो गई थी। हालांकि पेड़ अभी भी उतने ही घने थे। तभी फैंग जोर से भौंका। उसकी आवाज इतनी तेजी से गूंजी कि हैरी और रॉन दोनों ही उछल पड़े। क्या है? रॉन ने डर के मारे हैरी की कोहनी कसकर पकड़ते हुए कहा। हैरी बोला, वहां पर कोई चीज हिल रही है, लगता है कोई बड़ी चीज है। उन्होंने सुनने की कोशिश की। उनकी दाईं तरफ थोड़ी दूर कोई बड़ी चीज पेड़ों के बीच से निकलने का रास्ता बनाते हुए टहनियां तोड़ रही। अरे नहीं नहीं, ओ प्लीज चुप रहो रॉन, वो तुम्हारी आवाज सुन लेगा। मेरी आवाज? हैरी, उसने पहले ही फैंग की आवाज सुन ली होगी। तुम्हें क्या लगता है रॉन कि वो क्या कर रहा होगा? शायद हमला करने की तैयारी। कांपते हुए, हिलने तक से डरते हुए वे कुछ देर इंतजार करते रहे। फिर हैरी फुसफुसाया, तुम्हें क्या लगता है वो चला गया है? पता नहीं हैरी। और तभी उनकी दाईं तरफ अचानक रोशनी का विस्फोट सा हुआ। ये रोशनी अंधेरे में इतनी तेजी से चमक रही थी कि उन्होंने अपनी आंखों को चौंधियाने से बचाने के लिए उन पर हाथ रख लिए। फैंग किकियाने लगा और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में वो कांटों भरी एक झाड़ी में जा गिरा और पहले से भी ज्यादा तेजी से किकियाने लगा। रॉन चिल्लाया, ओ हैरी, ये तो हमारी कार है, जरा देखो तो सही। हैरी रॉन के पीछे पीछे लड़खड़ाता हुआ रोशनी की दिशा में गया। दोनों गिरते पड़ते चलते रहे और एक पल बाद एक खुली जगह पर पहुंच गए। मिस्टर वीजले की कार वहां मोटे पेड़ों के घेरे के बीच खड़ी थी। पेड़ों की घनी शाखाओं की छत के नीचे खड़ी इस कार की हेडलाइट्स जल रही थी। जब रॉन मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ा तो कार धीमे से उसकी तरफ आगे आई, ठीक उसी तरह जैसे कोई बड़ा कुत्ता अपने मालिक का स्वागत करता है। रॉन खुशी से उसके चारों तरफ घूमते हुए बोला, ये पूरे टाइम यहीं पर थी, जरा देखो जंगल ने इसका क्या हाल कर दिया है। कार पर चारों तरफ खरोंचों और कीचड़ के निशान थे। ये स्पष्ट था कि इस दौरान कार अपनी मर्जी से जंगल में चारों तरफ घूमती रही थी। फैंग कार में ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा था और हैरी से चिपक कर खड़ा था। हैरी ने रोशनी से नहाई जमीन पर चारों तरफ मकड़ियों की तलाश की, लेकिन वे सब हेडलाइट की रोशनी से दूर चली गई थीं। वो बोला, हम जिन मकड़ियों का पीछा कर रहे थे वे अब दूर चली गई हैं, चलो चलकर उनको खोजते हैं। रॉन कुछ नहीं बोला। असल में वो हिला तक नहीं। उसकी आंखें तो हैरी के ठीक पीछे जमीन से 10 फुट ऊपर किसी चीज पर जमी हुई थीं और चेहरा दहशत के मारे काला सा पड़ गया था। हैरी को पलटने तक का समय नहीं मिला। एक जोरदार खटखट की आवाज हुई और उसे महसूस हुआ कि किसी लंबी और बालों वाली चीज ने उसे कमर से पकड़कर जमीन से ऊपर उठा लिया। अब वो उल्टा लटक रहा था और उसका सिर नीचे की तरफ था। वो संघर्ष करने लगा, लेकिन खटखट की और आवाजें सुनकर वो और आतंकित हो गया। उसने देखा कि अब रॉन के पैर भी हवा में झूल रहे थे। फिर फैंग के बिसूरने और गुर्राने की आवाजें आईं और अगले ही पल उन लोगों को तेजी से अंधेरे पेड़ों के बीच से ले जाया जा रहा था। हैरी ने हवा में झूलते अपने सिर से देखा कि जिसने उसे पकड़ रखा था वो अपने 6 लंबे बालों वाले पैरों से चल रहा था। उसके मुंह की जगह पर चमकती ब्लेड जैसी 2 काली चिमटियां थीं और उसने अपने अगले 2 पैरों से हैरी को कसकर पकड़ रखा था। अपने पीछे उसे एक और जीव की आवाजें सुनाई दे रही थीं जो निस्संदेह रॉन को ला रहा था।
वे जंगल के बीचों बीच चल दिए। हैरी सुन सकता था कि फैंग तीसरे भयानक जीव से स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करते हुए चिल्ला रहा था, लेकिन हैरी चाहकर भी नहीं चीख सकता था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आवाज कार के पास ही छोड़ आया था। हैरी को नहीं मालूम था कि वो कितनी देर तक उस जीव के शिकंजे में रहा। उसे बस इतना मालूम था कि अंधेरा अचानक कम हो गया। वो देख सकता था कि पत्तियों से भरी धरती अब मकड़ियों से भरी थी। उसने अपनी गर्दन टेढ़ी की और पाया कि वो एक बड़ी घाटी के किनारे पर पहुंच गया था। इस घाटी के पेड़ साफ कर दिए गए थे, इसलिए अब उसे सितारे दिख रहे थे और उसकी आंखों के सामने जो दृश्य था वो इतना भयानक था जितना उसने आज तक नहीं देखा था। मकड़ियाँ, छोटी मकड़ियाँ नहीं जो नीचे पत्तियों पर चल रही थीं, बल्कि घोड़े के आकार की 8 आंखों और 8 पैरों वाली काली बालों वाली दैत्याकार मकड़ियाँ। हैरी को ले जाने वाली भीमकाय मकड़ी अब ढलान पर नीचे की तरफ जा रही थी, घाटी के ठीक बीच में गुंबद के आकार वाले एक धुंधले जाले की तरफ। उसके साथ ही उसे चारों तरफ से घेरे थे और उसके वजनी शिकार को देखकर रोमांचित स्वर में अपनी चिमटियों से खटखट कर रहे थे। मकड़ी ने हैरी को छोड़ दिया और वो हाथ पैरों के बल जमीन पर गिर गया। रॉन और फैंग भी उसके पास आकर गिरे। फैंग अब चिल्लाना बंद करके चुपचाप अपनी जगह पर दुबका हुआ था। रॉन का हाल भी हैरी के ही जैसा था। उसका मुंह खामोश चीख की मुद्रा में चौड़ा फैला था और आंखें बाहर को निकली पड़ रही थीं। अचानक हैरी को लगा कि जिस मकड़ी ने उसे गिराया था वो कुछ कह रही थी। क्या कह रही थी ये समझना मुश्किल था, क्योंकि हर शब्द बोलने के साथ वो अपनी चिमटियों से खटखट कर रही थी। एरागॉग, एरागॉग, उसने आवाज दी और गुंबद के आकार वाले धुंधले जाले के बीच से छोटे हाथी जैसा एक बड़ा मकड़ा बहुत धीमे धीमे चलकर सामने आया। उसके काले शरीर और पैरों पर सफेद धब्बे थे और चिमटियों वाले बदसूरत सिर में लगी आंखें दूध की तरह सफेद थीं। वो अंधा था। क्या है? उसने अपनी चिमटियों से तेजी से खटखट करते हुए पूछा। इंसान, हैरी को पकड़कर लाने वाली मकड़ी ने कहा। क्या हैग्रिड है? एरागॉग ने पास आते हुए पूछा। नहीं, अजनबी हैं, इस बार रॉन को लाने वाली मकड़ी ने जवाब दिया। तो फिर मार डालो उन्हें, मैं सो रहा था। हैरी तुरंत चिल्लाया। हम हैग्रिड के दोस्त हैं। उसका दिल जैसे उसके सीने से बाहर निकलकर उसके गले में धड़कने लगा था। घाटी में चारों तरफ मकड़ियों की चिमटियों की आवाज आने लगी। खटखट खटखट खटखट। एरागॉग ठहरा, फिर धीमे से बोला। हैग्रिड ने आज से पहले कभी इंसानों को यहाँ नहीं भेजा। हैरी जल्दी से बोला। हैग्रिड मुश्किल में है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। मुश्किल में? लेकिन उसने तुम्हें क्यों भेजा? इस बार एरागॉग के स्वर में थोड़ा चिंता का भाव भी सुनाई दे रहा था। हैरी ने एक बार सोचा कि वो अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि उसके पैर शायद उसे सहारा नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो जमीन पर पड़े पड़े ही शांत स्वर में बोला। स्कूल के लोग सोचते हैं कि हैग्रिड विद्यार्थियों पर कोई भयानक जानवर छोड़ रहा है, इसीलिए उसे पकड़कर अज़्काबान जेल भेज दिया गया है। एरागॉग ने अपनी चिमटियों से जोरदार खटखट की और घाटी में चारों तरफ जमा मकड़ियों ने उसे दोहराया। ऐसा लग रहा था जैसे तालियां बज रही हों, जिनको सुनकर हैरी डर के मारे और भी जमसा जा रहा था। एरागॉग ने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन वो तो बरसों पहले की बात है, बरसों पहले की। मुझे अच्छी तरह याद है, इसलिए उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया था। उन्हें यकीन था कि मैं ही वो भयानक जानवर था जो वहाँ रहता है, जिसे लोग रहस्यमयी तहखाना कहते हैं। वे सोचते थे कि हैग्रिड ने तहखाना खोल दिया था और मुझे आज़ाद कर दिया था। और तुम रहस्यमयी तहखाने वाले भयानक जानवर नहीं हो? हैरी ने माथे का पसीना पोंछते हुए पूछा। एरागॉग गुस्से में गुर्राया। मैं महल में पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं दूर देश से आया हूँ। जब मैं अंडे में था तब एक मुसाफिर मुझे हैग्रिड को दे गया था। हैग्रिड तब छोटा था, लेकिन उसने मेरा ध्यान रखा, मुझे महल में एक अलमारी में छुपा कर रखा, मुझे बचा खुचा खाना खिलाया। वो मेरा अच्छा दोस्त है और एक अच्छा इंसान भी। जब मेरा भेद खुला और मुझ पर लड़की की हत्या का दोष मढ़ा गया, तब उसी ने मेरी रक्षा की। मैं तब से इसी जंगल में यहाँ रह रहा हूँ। हैग्रिड अब भी मुझसे मिलने आता रहता है। उसने मेरे लिए एक पत्नी भी खोजी थी, मोसाग, और तुम देख सकते हो कि हमारा परिवार कितना फल फूल गया है, और ये सब हैग्रिड की दयालुता की वजह से हुआ है। हैरी ने अपने बचे खुचे साहस को बटोरते हुए पूछा। तो तुमने कभी किसी पर हमला नहीं किया? कभी नहीं, ये मेरा स्वभाव हो सकता है, लेकिन हैग्रिड के प्रति सम्मान दिखाते हुए मैंने कभी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। जो लड़की मरी थी उसकी लाश बाथरूम में मिली। मैं जिस अलमारी में बड़ा हुआ था उसके सिवाय मैंने कभी महल का कोई और हिस्सा देखा ही नहीं। हम लोग अंधेरे और शांति को पसंद करने वाले जीव हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उस लड़की को किसने मारा? क्योंकि वो जो भी है अब वापस आ चुका है और एक बार फिर से लोगों पर हमले कर रहा है।
हैरी के शब्द कई लंबे पैरों की खटखट और सरसर में डूब गए। उसके चारों तरफ बड़ी काली मकड़ियां अब बेचैनी से इधर उधर होने लगी थीं। एरागॉग बोला, महल में रहने वाली चीज एक बहुत प्राचीन जानवर है जिससे हम मकड़ियां सबसे ज्यादा डरती हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मुझे उस जानवर के स्कूल में घूमने का एहसास हुआ था तो मैंने हैग्रिड से आग्रह किया था कि वो मुझे वहां से दूर भेज दे। उसका नाम क्या है? हैरी ने बेचैनी से पूछा। और ज्यादा जोरदार खटखट और ज्यादा सरसर होने लगी। मकड़ियां अब घेरे को संकरा कर रही थीं। एरागॉग गुस्से से बोला, हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं, हम उसका नाम तक नहीं लेते। मैंने हैग्रिड को भी कभी उस भयानक जानवर का नाम नहीं बताया, हालांकि उसने मुझसे कई बार पूछा था। अब हैरी इस विषय पर और दबाव नहीं डालना चाहता था, क्योंकि मकड़ियां चारों तरफ और पास आती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे एरागॉग बात करते करते थक गया था। वो अपने गुंबद के आकार वाले जाले में धीरे धीरे वापस जाने लगा, लेकिन उसकी साथी मकड़ियां लगातार हैरी और रॉन की तरफ बढ़ती रहीं। हैरी ने हताश होने के बावजूद हिम्मत करके एरागॉग से कहा, अच्छा तो अब हम जाना चाहेंगे। जाना? जाओगे कैसे? लेकिन देखो लड़के, मेरे बेटे बेटियां मेरे आदेश पर हैग्रिड को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जब जिंदा गोश्त खुद चलकर अपनी इच्छा से हमारे बीच आए तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता। अलविदा हैग्रिड के दोस्तों। हैरी जल्दी से पलटकर घूमा। उससे कुछ फुट दूर ही मकड़ियों की ऊंची ठोस दीवार बन चुकी थी। वे सब के सब अपनी चिमटियों को खटखटा रहे थे। हैरी ने अपनी छड़ी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन वो ये जानता था कि लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मकड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी उसने खड़े होने की कोशिश की। उसने संकल्प किया कि अगर वो मरेगा तो संघर्ष करते हुए ही मरेगा। तभी एक तेज और लंबी आवाज गूंजी और घाटी रोशनी में नहा गई। मिस्टर वीजली की कार ढलान पर गरजती हुई चली आ रही थी। उसकी हेडलाइट जल रही थी, हॉर्न बज रहा था और वो मकड़ियों को टक्कर मारकर दूर हटा रही थी। कुछ मकड़ियां अपनी पीठ के बल गिर गईं। उनके बहुत सारे पैर हवा में ऊपर उठ गए। कार हैरी और रॉन के सामने आकर रुकी और उसके दरवाजे खुल गए। हैरी कूदकर अगली सीट पर बैठते हुए चिल्लाया, फैंक को भी लेकर आओ। रॉन ने किकियाते फैंक को कमर से पकड़कर कार की पीछे वाली सीट पर फेंक दिया। दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए। रॉन ने एक्सीलेटर को छुआ तक नहीं, लेकिन कार को उसकी जरूरत भी नहीं थी। इंजन गरजा और कार कई मकड़ियों को टक्कर मारकर गिराती हुई चल पड़ी। वे तेजी से ढलान की चढ़ाई पर चढ़े और घाटी से बाहर निकले। जल्दी ही वे जंगल से धड़धड़ाते हुए गुजर रहे थे। पेड़ों की शाखाएं कार की खिड़कियों से टकरा रही थीं, लेकिन कार खाली जगह में से कुशलता से अपना रास्ता बनाते हुए चली जा रही थी। लगता था जैसे अपने जाने पहचाने रास्ते पर वो चल रही हो। हैरी ने कनखियों से रॉन को देखा। उसका मुंह अभी भी एक खामोश चीख में खुला हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब बाहर नहीं निकल रही थीं। तुम ठीक तो हो रॉन? रॉन बस चुपचाप सामने की तरफ घूरता रहा। वे नीचे झुकी झाड़ियों को चीर कर चलते रहे। फैंक पिछली सीट पर जोर जोर से भौंक रहा था। इसके बाद हैरी ने देखा कि जब वे बलूत के एक बड़े पेड़ से टकराते हुए गुजरे तो खिड़की के बाहर लगा आईना टूट गया। शोर भरे तूफानी 10 मिनटों के बाद पेड़ कम घने होने लगे और आसमान की झलक दोबारा दिखने लगी। कार इतने झटके से रुकी कि वे करीब करीब विंड स्क्रीन से टकरा ही गए। अब वे जंगल के किनारे पर पहुंच चुके थे। कार से बाहर निकलते ही फैंग पेड़ों के बीच से लपकता हुआ हैग्रिड के घर की तरफ दौड़ पड़ा। हैरी और रॉन बाहर निकले और हैरी ने कृतज्ञता के भाव से कार को सहलाया। कार पलटकर जंगल की तरफ चल पड़ी और कुछ ही पल में नजरों से ओझल हो गई। अपना अदृश्य चोगा लाने के लिए हैरी हैग्रिड के घर के अंदर गया। फैंग अपनी बास्केट में कंबल के नीचे छुपा कांप रहा था। जब हैरी बाहर लौटा तो रॉन कद्दू की बेलों के बीच में उल्टी कर रहा था। अपना मुंह आस्तीन से पहुंचते हुए वो धीमे से बोला, मकड़ियों का पीछा करो, मैं हैग्रिड को कभी माफ नहीं करूंगा। हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम अभी तक जिंदा हैं। अरे रॉन, मुझे लगता है कि उसने ये सोचा होगा कि एरागॉग उसी की तरह उसके दोस्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हैग्रिड के साथ यही तो समस्या है हैरी। वो हमेशा सोचता है कि भयानक जानवर उतने बुरे नहीं हैं जितना उन्हें माना जाता है। और देखो, इसी कारण वो कहाँ पहुंच गया है, एज़्काबान जेल की काल कोठरी में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमें वहां भेजने से क्या फायदा हुआ? क्या पता चला हमें वहां पर? कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है रॉन, हमें ये पता चला कि हैग्रिड ने रहस्यमयी तहखाना नहीं खोला था। हैग्रिड निर्दोष है। रॉन और भी जोर से फुफकारने लगा। जाहिर है उसके हिसाब से एरागॉग जैसे जीव को अलमारी में पालना निर्दोष होने की श्रेणी में नहीं आता था। वे दोनों महल की तरफ चल दिए। जब महल करीब आया तो हैरी ने अच्छी तरह तसल्ली कर ली कि उनके पैर चोगे में छुपे हों। फिर उन्होंने चरमराने वाले अगले दरवाजे को धक्का देकर उसे थोड़ा सा खोला। सीढ़ियों से चढ़ते हुए और गलियारों से गुजरते हुए वे सांस रोककर आगे बढ़ते गए ताकि चौकन्ने पहरेदारों को
उनकी आहट ना मिले। गरुड़ द्वार के हॉल में पहुंचकर चोगे को उतारकर वे अपने कमरे में पहुंचे और कपड़े बदलने का कष्ट किए बिना रॉन अपने बिस्तर पर लुढ़क गया। हैरी को ज्यादा नींद नहीं आ रही थी। वो पलंग के सिरहाने पर बैठकर एरागॉग की कही हर बात पर देर तक विचार करता रहा। उसे ये बिल्कुल नहीं सूझ रहा था कि अब क्या किया जा सकता है। वे जिस रास्ते पर भी गए थे वो बंद मिला था। रिडल ने गलत आदमी को पकड़ लिया था। नाग शक्ति का वारिस बच निकला था और किसी को भी ये नहीं पता था कि इस बार जो व्यक्ति रहस्यमयी तहखाना खोल रहा था वो वही व्यक्ति है या नहीं जिसने पिछली बार उसे खोला था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे कुछ पूछा जा सके। हैरी धीरे से बिस्तर पर लेट गया। वो अभी भी एरागॉग की कही बातों के बारे में सोच रहा था। जब उसे थोड़ी थोड़ी झपकी आने लगी तभी आधी नींद की हालत में उसके मन में एक विचार आया। वो जानता था कि ये उनकी आखिरी उम्मीद थी, इसलिए वो सीधे तनकर बैठ गया। रॉन, ए रॉन, उठो। क्या है हैरी? आधी नींद से हड़बड़ाकर जागते हुए रॉन बोला। सुनो रॉन, वो लड़की जो मरी थी, एरागॉग ने कहा था कि वो बाथरूम में मिली थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कभी बाथरूम छोड़ा ही ना हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी भी वहीं हो? रॉन ने अपनी आंखें मिली और त्योरियां चढ़ाईं और फिर वो सब कुछ समझ गया। धीरे से वो बोला, तुम्हें ये तो नहीं लगता हैरी कि वो लड़की मायूस मीना थी? अध्याय 16। अगले दिन नाश्ते के समय रॉन आह भरते हुए बोला, हम कितनी बार उस बाथरूम में गए थे और वो सिर्फ 3 टॉयलेट दूर थी। तब हम उससे आसानी से पूछ सकते थे, लेकिन अब मकड़ियों की तलाश करना उनके लिए जितना मुश्किल था उससे ज्यादा मुश्किल था मायूस मीना से कुछ पूछना। ये करीब करीब असंभव था कि वो टीचर्स की नज़र बचाकर इतनी देर तक गायब रहें ताकि लड़कियों के बाथरूम में चोरी छिपे घुस सकें, खास तौर पर उस बाथरूम में जिसके पास पहला हमला हुआ था। लेकिन उनकी पहली क्लास यानी रूप परिवर्तन की क्लास में एक ऐसी घटना हुई जिससे कई हफ्तों में पहली बार उनके दिमाग से रहस्यमयी तहखाने का विचार निकल गया। क्लास में आने के 10 मिनट बाद प्रोफेसर मैकगोनागल ने उन्हें बताया कि उनकी परीक्षाएं 1 हफ्ते बाद 1 जून को शुरू होंगी। ये सुनते ही सीमस फेनिगन चिल्लाया, परीक्षाएं? हमें इस माहौल में भी परीक्षाएं देनी पड़ेंगी? हैरी के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। नेविल लॉन्गबॉटम की छड़ी फिसलकर गिर गई थी, जिससे उसकी टेबल का एक पैर गायब हो गया। प्रोफेसर ने अपनी छड़ी घुमाकर उसे वापस ठीक किया और फेनिगन से बोली, ऐसे माहौल में भी स्कूल को खुला रखने का मकसद ही ये है कि आपको शिक्षा मिल सके। इसलिए परीक्षाएं जैसे होती हैं वैसे ही होंगी और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इन दिनों जमकर रिवीजन कर रहे होंगे। रिवीजन? हैरी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसे माहौल में हॉगवर्ट्स में परीक्षाएं हो सकती। कमरे में चारों तरफ विद्रोह भरी सुगबुगाहट होने लगी। प्रोफेसर बोली, प्रोफेसर डम्बलडोर के निर्देश थे कि स्कूल को जितना हो सके सामान्य ढंग से चलाया जाए, और शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इसमें यह पता लगाना भी शामिल है कि इस पूरे साल में आपने कितना कुछ सीखा है। हैरी ने सफेद खरगोशों की जोड़ी की तरफ देखा जिसे उसे चप्पलों में बदलना था। उसने इस साल अब तक क्या सीखा था? वो किसी भी ऐसी चीज के बारे में नहीं सोच पा रहा था जो परीक्षा में उपयोगी साबित हो सकती थी। रॉन की शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उससे हमेशा के लिए अंधेरे जंगल में जाकर रहने के लिए कह दिया गया हो। उसने हैरी को अपनी छड़ी दिखाते हुए कहा, जरा सोचो हैरी, मैं इस टूटी छड़ी से किस तरह परीक्षा दूंगा। अगला भाग। परीक्षाएं शुरू होने के 3 दिन पहले प्रोफेसर मैकगोनागल ने नाश्ते के समय एक और घोषणा की, मेरे पास एक अच्छी खबर है। कुछ विद्यार्थी खुशी से चिल्लाए, क्या डम्बलडोर वापस आ रहे हैं? चीलघात की टेबल पर बैठी एक लड़की चिल्लाई, क्या आपने नागशक्ति के वारिस को पकड़ लिया है? वुड रोमांचित होकर चिल्लाया, क्या क्विडिच मैच शुरू हो रहे हैं फिर से? जब कोलाहल थोड़ा शांत हुआ तो प्रोफेसर बोली, प्रोफेसर स्प्राउट ने मुझे ये खबर दी है कि मंत्र कवच अब कटाई के लिए तैयार हैं। जिन लोगों को बेजान किया गया है, आज रात को हम उन्हें दोबारा होश में ले आएंगे। मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि शायद उनमें से कोई हमें यह बता पाए कि उस पर किस आदमी या चीज ने हमला किया था। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस भयानक साल का अंत सुखद होगा और अब हम अपराधी को पकड़ पाएंगे। चारों तरफ जैसे खुशी का धमाका सा हो गया। हैरी ने नागशक्ति की टेबल की तरफ देखा। उसे ये देखकर हैरानी नहीं हुई कि ड्रेको बिल्कुल भी खुशियां नहीं मना रहा था, लेकिन रॉन कई दिनों बाद काफी खुश दिख रहा था। उसने हैरी से कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम मीना से पूछ नहीं पाए। जब हरमाइनी होश में आएगी तो शायद उसके पास सारे जवाब मौजूद होंगे। देखना, वो ये सुनकर पागल हो जाएगी कि परीक्षा शुरू होने में सिर्फ 3 दिन का समय बाकी है। उसने रिवीजन जो नहीं किया है। मेरे ख्याल से तो उस पर दया करते हुए परीक्षाएं खत्म होने तक उसे बेजान ही रखा जाना चाहिए। तभी जिनी वीजली आई
और रॉन के बगल में बैठ गई। वो काफी चिंता में और घबराई हुई दिख रही थी। रॉन ने उससे पूछा, क्या हुआ जीनी? वो कुछ बोली नहीं। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई और उसके चेहरे पर डर के भाव देखकर हैरी को किसी की याद आ गई। हालांकि वो ये याद नहीं कर पा रहा था कि उसे किसकी याद आई थी। अरे जो भी बात है कह डालो जीनी, रॉन बोला। हैरी को अचानक एहसास हुआ कि जीनी किसके जैसी लग रही थी। वो अपनी कुर्सी पर आगे पीछे हिल रही थी, ठीक उसी तरह जिस तरह डॉबी तब करता था जब वो कोई गोपनीय बात कहने वाला होता था। जीनी बुदबुदाई, मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वो हैरी की तरफ ना देखे। हैरी ने पूछा, क्या बात है जीनी? जीनी ने अपना मुंह खोला लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकली। हैरी थोड़ा आगे झुका और धीरे से बोला, क्या तुम रहस्यमयी तहखाने के बारे में कुछ कहना चाहती हो? क्या तुमने कुछ देखा है? कोई व्यक्ति कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। जीनी ने एक गहरी सांस खींची, लेकिन ठीक उसी समय थका और पीला सा दिख रहा पर्सी वीजली उनके पास आ गया। ओह जीनी, अगर तुमने खाना खत्म कर लिया हो तो मैं तुम्हारी कुर्सी पर बैठ जाता हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जीनी ऐसे उछली जैसे अचानक उसकी कुर्सी में करंट फैल गया हो। उसने पर्सी की तरफ एक दहशत भरी नजर डाली और भागकर वहां से चली गई। पर्सी धम से बैठ गया और उसने टेबल से एक मग उठा लिया। रॉन गुस्से से बोला, अरे पर्सी, जीनी अभी अभी हमें कोई बहुत जरूरी बात बताने वाली थी। चाय का आधा घूंट पीने के बीच में ही पर्सी को जैसे धसका सा लगा। उसने खांसते हुए पूछा, किस तरह की बात? मैंने उससे पूछा था पर्सी कि क्या उसने कोई अजीब चीज देखी थी और वो हमें कुछ बताने ही वाली थी। पर्सी तुरंत बोला, अरे वो उसका रहस्यमयी तहखाने से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, तुम्हें कैसे मालूम है? देखो, अगर तुम जानना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दूं। जीनी ने एक दिन मुझे देख लिया था जब मैं अच्छा खैर छोड़ो। मुद्दे की बात यह है कि उसने मुझे कुछ करते हुए देख लिया था और मैंने उससे कहा था कि वो उसका जिक्र किसी से भी ना करे। मुझे लगता है वो अपना वादा नहीं तोड़ेगी। असल में कोई खास बात नहीं है, सचमुच। मैं तो बस थोड़ा सा। हैरी ने पर्सी को इतना परेशान और बेचैन कभी नहीं देखा था। रॉन हंसते हुए बोला, तुम क्या कर रहे थे पर्सी? चलो अब बता भी दो, हम नहीं हंसेंगे। लेकिन हैरी ने नहीं बताया। वो बस इतना ही बोला, जरा 2 रोल देना हैरी, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। अगला भाग। हैरी जानता था कि अगले दिन तक पूरी गुत्थी बिना उनकी मदद के सुलझ जाएगी, लेकिन फिर भी वो इस बात के लिए तैयार था कि अगर मौका मिला तो वो मायूस मीना से बात करने का मौका नहीं गंवाएगा। और उसे दोपहर से पहले ही ये मौका मिल भी गया। ये तब हुआ जब गिलरॉय लॉकहार्ट विद्यार्थियों को जादू का इतिहास की क्लास में ले जा रहे थे। लॉकहार्ट ने उन्हें कई बार आश्वस्त किया था कि खतरा गुजर चुका है और वे हर बार गलत साबित हुए थे, लेकिन इस बार उन्हें सचमुच यकीन था कि विद्यार्थियों को गलियारों से सुरक्षित पहुंचाने का झंझट करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे रात को बहुत देर तक सोए नहीं थे और चौथी मंजिल पर पहरा दे रहे थे। एक मोड़ पर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, मेरी बात को ध्यान से सुन लो। बेजान लोग जब होश में आएंगे तो उनके मुंह से निकलने वाले पहले शब्द यही होंगे, ये हैग्रिड ने किया है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि प्रोफेसर मैकगोनागल अभी भी इन सुरक्षा इंतजामों को जरूरी मानकर क्यों चल रही हैं। हाँ बिल्कुल सर, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हैरी ने कहा। रॉन ने हैरानी से हैरी को देखा। लॉकहार्ट बोले, थैंक यू हैरी, कम से कम तुमने तो मेरी बात समझी। अब बताओ, भला हम टीचर्स के पास विद्यार्थियों को उनकी क्लासों तक पहुंचाने और सारी रात महल में गश्त लगाने के अलावा भी तो बहुत से काम होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब रॉन भी हैरी की बात का मतलब समझ गया था। तो आप हमें यहीं छोड़ दीजिए सर, हमें बस अब एक ही गलियारा तो और पार करना है, हम अपने आप चले जाएंगे। ठीक कहते हो वीजली, मैं जाता हूँ फिर, मुझे जाकर अगली क्लास की तैयारी भी तो करनी है। और लॉकहार्ट जल्दी से वहां से चले गए। रॉन व्यंग्य से मुस्कुराते हुए बोला, क्लास की तैयारी? हाँ, ये अपने बाल संवारने के लिए गए होंगे। हैरी और रॉन ने गरुड़ द्वार के बाकी विद्यार्थियों को अपने से आगे निकलने दिया और फिर उन्होंने फुर्ती से बगल वाले गलियारे में दौड़ लगा दी। वे तेजी से मायूस मीना के बाथरूम की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन तभी एक आवाज से उन्हें ठिठक जाना पड़ा। पॉटर, वीजली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उनके सामने प्रोफेसर मैकगोनागल खड़ी थी। रॉन अटकते हुए बोला, हम लोग तो बस जा रहे थे। हम हरमायनी को देखने जा रहे थे प्रोफेसर, हैरी ने कहा। असल में उसे देखे हुए बहुत समय हो गया है और हम सोच रहे थे कि किसी न किसी तरह अस्पताल में घुस जाएंगे और उसे बताएंगे कि मंत्र कवच तैयार है और अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। प्रोफेसर मैकगोनागल चुपचाप खड़ी उन दोनों को घूरती रहीं। हैरी को लगा कि वो अब गुस्सा करेंगी, लेकिन जब वो बोली तो उनकी आवाज थोड़ी भर्राई हुई थी और उनकी आंखों में एक आंसू चमक रहा था। हाँ, जाहिर है, मैं समझती हूँ कि ये
उन लोगों के दोस्तों के लिए बड़ा मुश्किल समय है जिन्हें बेजान कर दिया गया है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ। हाँ पॉटर, तुम मिस ग्रेंजर से मिलने जा सकते हो। मैं प्रोफेसर बिन्स को बता दूंगी कि तुम कहाँ गए हो। मैडम पॉम्फ्री से कह देना कि मैंने तुम्हें इजाजत दे दी है। हैरी और रॉन चल पड़े। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सजा से बच गए थे। जब वे मोड़ पर मुड़े तो उन्हें पीछे से प्रोफेसर मैगोनागल के नाक सुड़कने की आवाज साफ सुनाई दी। रॉन मुस्कुराते हुए बोला, ये तुम्हारे द्वारा गढ़ी गई अब तक की सबसे बढ़िया कहानी थी हैरी। लेकिन अब उनके पास और कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वो अस्पताल जाएं और मैडम पॉम्फ्री को बताएं कि मैगोनागल ने उन्हें हरमायनी से मिलने की इजाजत दे दी। मैडम पॉम्फ्री ने उन्हें अंदर जाने तो दिया, लेकिन अनिच्छा से। किसी बेजान व्यक्ति से बात करने का कोई फायदा नहीं है, उन्होंने कहा। और वाकई उनकी बात सही भी थी। वे दोनों अंदर जाकर हरमायनी के पास बैठ गए। कुछ देर तक उसके सख्त चेहरे को देखने के बाद रॉन दुखी स्वर में बोला, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि क्या हरमायनी ने अपने हमलावर को देखा होगा, क्योंकि अगर वो चुपचाप चोरी से उसके पास पहुंचा होगा तो उसे कैसे पता चला होगा। लेकिन हैरी हरमायनी के चेहरे की तरफ नहीं देख रहा था। वो उसके दाएं हाथ में ज्यादा रुचि ले रहा था। हरमायनी का हाथ उसके कंबल के ऊपर रखा था और उसकी मुट्ठी बंधी हुई थी। हैरी ने थोड़ा झुककर ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी मुट्ठी में एक मुड़े हुए कागज को कसकर पकड़ा गया था। ये तसल्ली करने के बाद कि मैडम पॉम्फ्री आसपास नहीं है, उसने ये बात धीरे से रॉन को बताई। वो फुसफुसाया, उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। ये काम आसान नहीं था। हरमायनी ने कागज को मुट्ठी में इतना कसकर पकड़ रखा था कि हैरी को लगा खींचने से वो फट जाएगा। लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके धीरे धीरे उस कागज को खींचा, मरोड़ा। आखिर तनाव भरे कई पलों के बाद वो बाहर निकल ही आया। ये कागज लाइब्रेरी की एक बहुत पुरानी किताब में से फाड़ा गया था। हैरी ने उसे उत्सुकता से सीधा किया और रॉन भी उसके एकदम करीब आ गया ताकि वो भी इसे पढ़ सके। उस पर लिखा था, हमारी धरती पर पाए जाने वाले भयानक जानवरों में सबसे अजीब और खतरनाक जानवर है काल दृष्टि, जिसे सर्प सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। ये दैत्याकार सांप सैकड़ों साल जीता है। ये मुर्गी के अंडे से तब पैदा होता है जब इसे मेंढक के नीचे सेया जाता है। अपने शिकार को मारने के इसके तरीके बहुत अजीब हैं, क्योंकि घातक जहरीले दांतों के अलावा काल दृष्टि की निगाह भी मारक होती है और इसकी आंखों में देखने वाला तत्काल मर जाता है। मकड़ियां काल दृष्टि से दूर भागती हैं क्योंकि ये उनका मारक शत्रु है। काल दृष्टि सिर्फ मुर्गे की आवाज से दूर भागता है क्योंकि वो इसके लिए घातक होती है। और इन पंक्तियों के नीचे एक अकेला शब्द लिखा हुआ था जो हरमायनी की हैंडराइटिंग में था, पाइप्स। ऐसा लगा जैसे किसी ने हैरी के दिमाग में हजारों बत्तियां एक साथ जला दी हों। वो रोमांचित होकर बोला, रॉन, अब भेद खुल गया। ये रहा जवाब। तहखाने में जो भयानक जानवर है वो है काल दृष्टि, एक विशाल सर्प। इसी वजह से मैं उसकी आवाज सुन सकता हूँ और दूसरा कोई नहीं सुन सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सर्पभाषी हूँ। काल दृष्टि की आंखों में देखने वाला मर जाता है, लेकिन कोई भी नहीं मरा क्योंकि किसी ने भी सीधे उसकी आंखों में नहीं देखा। कॉलिन ने उसे अपने कैमरे से देखा। काल दृष्टि ने इसके अंदर की पूरी रील को जला डाला, लेकिन कॉलिन सिर्फ बेजान हुआ। जस्टिन ने काल दृष्टि को लगभग सिरकटे निक के आर पार देखा होगा। निक पर उसकी दृष्टि का पूरा प्रभाव पड़ा, लेकिन वो दोबारा कैसे मर सकता था। और हरमायनी और चीलघात की प्रीफेक्ट के पास शीशा था। हरमायनी को उसी समय ये पता चला था कि भयानक जानवर काल दृष्टि था। मैं शर्त लगाता हूँ कि उसने प्रीफेक्ट को चेतावनी दे दी होगी कि मोड़ मुड़ने से पहले वो शीशे में देखे, और उस लड़की ने अपना शीशा बाहर निकाला होगा। और रोहन का जबड़ा लटक गया। उसने उत्सुकता से फुसफुसाते हुए पूछा, और मिसेस नॉरिस? हैरी कुछ देर सोचता रहा। उसने हैलोवीन की रात के उस दृश्य को याद किया, फिर धीमे से बोला, पानी। मायूस मीना के बाथरूम से उस दिन बहुत सारा पानी बाहर फैला हुआ था। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि मिसेस नॉरिस ने पानी में सिर्फ उसकी परछाई देखी होगी। उसने अपने हाथ में रखे कागज को ध्यान से देखा। वो जितना उसे देखता था उसे उसमें उतनी ही ज्यादा समझदारी नजर आती थी। काल दृष्टि सिर्फ मुर्गे की आवाज से दूर भागता है क्योंकि ये इसके लिए घातक होती है। याद है रॉन, हैग्रिड के मुर्गों को किसी ने मार डाला था। नाग शक्ति का वारिस नहीं चाहता था कि जब तहखाना खुले तो एक भी मुर्गा महल के आसपास रहे। मकड़ियां काल दृष्टि से दूर भागती। ये सब पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। रॉन ने सवाल किया, लेकिन ये काल दृष्टि महल में चारों तरफ घूमता कैसे है? एक गंदा विशालकाय सांप, अगर वो ऐसे घूमता है तो किसी को तो नजर आया होता। लेकिन हैरी ने उस शब्द की तरफ इशारा किया जिसे हरमायनी ने कागज के निचले हिस्से पर लिखा था। ये देखो, पाइप्स। वो पाइप्स में घूमता था रॉन।
तभी तो मुझे दीवारों के भीतर से उसकी आवाज सुनाई देती थी। रॉन ने अचानक हैरी की बाह पकड़ ली और भारी आवाज में, रहस्यमयी तहखाने का प्रवेश द्वार, कहीं वो बाथरूम तो नहीं? कहीं ये मायूस मीना का बाथरूम तो नहीं? वे रोमांच से भरे चुपचाप बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पूरे शरीर में रोमांच की लहरें दौड़ रही हों। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो सब कुछ जान गए थे। कुछ देर बाद हैरी बोला, इसका मतलब ये है कि इस स्कूल में सिर्फ मैं ही सर्पभाषी नहीं हूँ, नाग शक्ति का वारिस भी सर्पभाषी है और उसी तरह से वो काल दृष्टि को कंट्रोल करता होगा। तो फिर अब क्या करें हैरी? सीधे मैगोनागल के पास चलें? हाँ ठीक है रॉन, हम स्टाफ रूम में चलते हैं। छुट्टी होने ही वाली है, 10 मिनट में वो वहीं पर आ जाएंगी। वो नीचे की मंजिल की तरफ भाग लिए। स्टाफ रूम एकदम वीरान था। ये दोनों इस वक्त इतने रोमांचित थे कि उनसे बैठा नहीं जा रहा था, इसलिए वो बस चारों तरफ चहलकदमी करते रहे। लेकिन छुट्टी का संकेत देने वाली घंटी बजी ही नहीं। इसके बजाय गलियारों में प्रोफेसर मैगोनागल की आवाज गूंजी, जो जादू से बहुत तेज सुनाई दे रही थी। सभी विद्यार्थी तत्काल अपने अपने हाउस के हॉल में पहुंचें। सभी टीचर्स स्टाफ रूम में पहुंचें, तुरंत। हैरी ने घूमकर रॉन को देखा। कहीं एक और हमला तो नहीं हो गया? तो हम क्या करें, वापस हॉल में चलें? हैरी ने चारों तरफ देखते हुए कहा। नहीं। उसकी बाईं तरफ एक बदसूरत सा वार्डरोब था जिसमें टीचर्स के चोगे भरे थे। हम इसके अंदर छुप जाते हैं रॉन। पहले हम जान तो लें कि क्या हुआ है, फिर हम उन्हें बता देंगे कि हमें क्या पता चला है। वो वार्डरोब में छुप गए। सैकड़ों कदमों की आवाजें बाहर से आ रही थीं। स्टाफ रूम का दरवाजा बार बार खुलता रहा। चोगों की तह के बीच में से उन्होंने टीचर्स को कमरे में आते देखा। उनमें से कई हैरान थे और कई डरे हुए। फिर आई प्रोफेसर मैगोनागल। उन्होंने टीचर्स को बताया, जिसका डर था वही हुआ। भयानक जानवर एक विद्यार्थी को उठाकर ले गया है, सीधे अपने तहखाने में। प्रोफेसर फ्लिटविक की चीख निकल गई। प्रोफेसर स्प्राउट ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। स्नेप ने कुर्सी की पीठ को बहुत कसकर पकड़ा और पूछा, आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं मिनर्वा? मैगोनागल बोली, नाग शक्ति के वारिस ने एक और संदेश छोड़ा है, पहले वाले संदेश के ठीक नीचे। उसका कंकाल हमेशा के लिए तहखाने में पड़ा रहेगा। प्रोफेसर फ्लिटविक आंसुओं में डूब गए। मैडम हूच एक कुर्सी पर ढह गईं और उन्होंने पूछा, किसे ले गया है भयानक जानवर? जीनी वीजली को, प्रोफेसर मैगोनागल ने कहा। और हैरी ने महसूस किया कि ये सुनकर रॉन बिना कोई आवाज किए फिसला और वार्डरोब के फर्श पर गिर गया। हमें सभी विद्यार्थियों को कल ही घर भेजना होगा। अब हॉगवर्ट्स बंद हो जाएगा। डंबलडोर हमेशा कहते थे कि। स्टाफ रूम का दरवाजा एक बार फिर धड़ाक से खुला। हैरी को लगा कि शायद डंबलडोर आ गए हैं, लेकिन ये डंबलडोर नहीं बल्कि लॉकहार्ट थे और वे मुस्कुरा रहे थे। माफ कीजिए, जरा मेरी आंख लग गई थी। क्या हो गया? सारे टीचर्स नफरत भरे अंदाज में उनको घूर रहे थे। स्नेप आगे बढ़े और बोले, आखिरकार हमारे बीच वो आदमी आ गया है जिसकी हमें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। लॉकहार्ट, भयानक जानवर एक लड़की को उठाकर ले गया है रहस्यमयी तहखाने में। तो अब आपकी परीक्षा की घड़ी आ गई है। लॉकहार्ट का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। प्रोफेसर स्प्राउट भी बोली, हाँ बिल्कुल सही गिलरॉय, पिछली रात को ही तो आप कह रहे थे कि आप पहले से जानते हैं कि रहस्यमयी तहखाने का प्रवेश द्वार कहाँ है। मैं हाँ, प्रोफेसर फ्लिटविक ने भी कहा। हाँ, आपने मुझे भी तो बताया था कि आप यकीन के साथ जानते हैं कि उसके भीतर क्या है। मैंने बताया था? मुझे याद नहीं आ रहा है। स्नेप बोले, मुझे अच्छी तरह याद है। आपने मुझसे कहा था कि आपको इस बात का अफसोस है कि हैग्रिड के गिरफ्तार होने से पहले आपको उस भयानक जानवर से जूझने का मौका क्यों नहीं मिला। आपने ये भी कहा था कि पूरे मामले को गलत तरीके से हैंडल किया गया था और आपको शुरू से ही इस मामले में पूरी छूट दी जानी चाहिए। तो अब ये काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं गिलरॉय। आज रात का समय इसे करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हम आपको वचन देते हैं कि कोई भी आपके रास्ते में नहीं आएगा। आप तो भयानक जानवर से अकेले ही मुकाबला करने में सक्षम हैं, तो हम आपको उससे अपने तरीके से निपटने की पूरी छूट देते हैं। लॉकहार्ट ने घबराए हुए चारों तरफ देखा, लेकिन कोई भी उनके बचाव के लिए आगे नहीं आया। उनके होंठ कांपने लगे और चेहरे का रंग एकदम काला पड़ गया। वो हकलाते हुए बोले, अच्छा ठीक है, मैं अपने ऑफिस में जाकर तैयारी करता हूँ। और वो लड़खड़ाते हुए कमरे से चले गए। प्रोफेसर मैगोनागल के नथुने फड़क रहे थे। अच्छा है, इस तरह इससे तो हमारा पीछा छूटा। अब सारे हाउसों के प्रमुख जाएं और अपने विद्यार्थियों को बताएं कि क्या हुआ है। उन्हें बता दें कि हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस उन्हें कल सुबह उनके घर ले जाएगी और बाकी के लोग ये सुनिश्चित करें कि कोई विद्यार्थी हाउस के हॉल के बाहर ना रह गया हो। फिर टीचर्स उठे और एक एक करके चले गए। अगला भाग।
ये शायद हैरी के जीवन का अब तक का सबसे बुरा दिन था। वो, रॉन, फ्रेड और जॉर्ज गरुड़ द्वार के हॉल के एक कोने में एक साथ बैठे, लेकिन कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। पर्सी वहां पर नहीं था। वो पहले तो मिस्टर और मिसेस वीजली को उल्लू भेजने गया और फिर अपने कमरे में जाकर बंद हो गया। दोपहर पहले कभी इतनी लंबी नहीं लगी थी। सूर्यास्त के करीब फ्रेड और जॉर्ज से वहां बैठा नहीं गया, इसलिए वो अपने बिस्तर पर चले गए। रॉन धीरे से बोला, वो पक्का कुछ जानती थी हैरी, और इसीलिए वो भयानक जानवर उसे ले गया। वो हमें जो बताने वाली थी वो पर्सी के बारे में कोई बेवकूफ़ी भरी बात नहीं थी। जरूर उसे रहस्यमयी तहखाने के बारे में कोई बात पता चल गई, इसीलिए वो उसे वहां। लेकिन पता नहीं, उसका खून तो शुद्ध है, फिर ऐसा क्यों हुआ? हैरी डूबते सूरज को देख रहा था, चुपचाप। ये उसका सबसे बुरा अनुभव था। वो बस यही सोच रहा था कि काश वे कुछ कर सकते, कुछ भी। रॉन फिर से बोला, हैरी, क्या तुम्हें लगता है कि इस बात की जरा भी संभावना है कि वो जिंदा? हैरी नहीं जानता था कि क्या कहे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जीनी अब तक जिंदा कैसे रह सकती थी। रॉन बोला, क्यों ना हम एक काम करें, हम लॉकहार्ट से जाकर मिलते हैं और हमें जो भी मालूम है वो उनको बता देते हैं। वो तहखाने में घुसने तो जा ही रहे हैं आज, तो हम उन्हें बता देते हैं कि हमारे हिसाब से उसका दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए, और ये भी कि वहाँ पर कालदृष्टि नाम का भयानक सांप रहता है। चूंकि हैरी के दिमाग में कुछ और करने का विचार नहीं आ रहा था, और फिर भी वो कुछ तो करना चाहता था, इसलिए वो इस बात से सहमत हो गया। उनके आसपास बैठे गरुड़ द्वार के बाकी विद्यार्थी इतने दुखी थे और उनके मन में वीजली भाइयों के लिए इतनी हमदर्दी थी कि जब वो उठे और तस्वीर के छेद में से निकलकर बाहर गए तो किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। जब वे लॉकहार्ट के ऑफिस पहुंचे तो अंधेरा होने लगा था। अंदर से अजीब अजीब सी खुरचने, उखाड़ने और ठोंकने की आवाजें आ रही थीं। जब हैरी ने दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर अचानक खामोशी छा गई। फिर दरवाजे में एक हल्की सी दरार दिखी और उसमें से लॉकहार्ट की आंख बाहर झांकती दिखाई दी। पॉटर, वीजली, तुम? मैं अभी जरा बिजी हूँ, जल्दी बोलो क्या कहना है। हैरी ने कहा, प्रोफेसर, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, इससे आपको मदद मिलेगी। अच्छा, बहुत ज़रूरी है क्या? अच्छा बोलो। उन्होंने दरवाज़ा खोला और हैरी और रॉन अंदर घुस गए। उनका ऑफिस लगभग पूरी तरह से खाली हो चुका था। 2 बड़े संदूक फर्श पर खुले पड़े थे, जिनमें अस्त व्यस्त तरीके से सारा सामान ठूंस दिया गया था। दीवारों पर जो तस्वीरें लगी रहती थीं वो अब डेस्क पर रखे बक्सों में बंद थीं। आप कहीं जा रहे हैं प्रोफेसर? वो, हाँ, मुझे तुरंत बुलावा आया है, टाला नहीं जा सकता, मुझे जाना ही पड़ेगा। और मेरी बहन का क्या होगा? देखो, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, लेकिन मेरी मजबूरी है। हैरी गुर्राया, आप गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर हैं हमारे, ऐसे समय में आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं? देखो हैरी, जब मैंने ये नौकरी की थी तो मुझे किसी ने नहीं बताया था कि मुझे इस तरह के काम भी करने पड़ेंगे। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आपके कहने का मतलब ये है प्रोफेसर कि आप डर कर भाग रहे हैं, उन सारे कारनामों के बाद भी जो आपने अपनी किताबों में किए हैं? मेरे प्यारे बच्चे, अपनी बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल किया करो। अगर लोगों को ये पता चल जाए कि मैंने वो सारे हैरत अंगेज कारनामे नहीं किए हैं तो मेरी किताबें तो बिकेंगी ही नहीं। कोई भी किसी बदसूरत बूढ़े आर्मीनियन जादूगर के बारे में नहीं पढ़ना चाहेगा, भले ही उसने किसी गांव को आदम भेड़ियों से बचाया हो। वो किताब के कवर पर भयानक दिखेगा, उसे कपड़े पहनने का सलीका नहीं आता होगा, और जिस जादूगरनी ने उस खतरनाक परी को भगाया था उसकी ठुड्डी पर इतने बड़े बड़े बाल थे। मेरा मतलब है, इस बात को जरा दूसरे नजरिए से देखो। हैरी ने अविश्वास भरे स्वर में कहा, आपके कहने का मतलब ये है कि आपने उन कामों का श्रेय लिया है जो दूसरे लोगों ने किए थे? हैरी, 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 ये काम इतना आसान नहीं था। इसमें मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मुझे ऐसे लोगों को खोजना पड़ा, फिर उनसे पूछना पड़ा कि उन्होंने वो काम किस तरह से किया था, और फिर मुझे उनके ऊपर याददाश्त भुलाने वाले मंत्र का प्रयोग करना पड़ा ताकि उन्हें याद ना रहे कि वो काम उन्होंने किया था। अगर कोई ऐसी चीज है जिस पर मैं गर्व कर सकता हूँ तो वो ये है कि मैं याददाश्त भुलाने वाले मंत्र बहुत अच्छी तरह पढ़ सकता हूँ। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था हैरी, मुझे इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। ये सिर्फ किताबों पर ऑटोग्राफ देने या प्रचार के लिए फोटो खिंचवाने जितना आसान नहीं था बिल्कुल भी। अगर आपको शोहरत चाहिए तो आपको लंबे समय तक कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होता है। लॉकहार्ट ने अपने संदूक को बंद करके उन पर ताला लगा दिया। फिर वे बोले, अब क्या बचा है? मेरे ख्याल से सब कुछ हो गया। हाँ, बस एक चीज बची है। फिर उन्होंने अपनी छड़ी निकाली और अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए रॉन और हैरी की तरफ मुड़े। मुझे अफसोस है लड़कों, लेकिन अब मुझे तुम्हारे ऊपर भी याददाश्त भुलाने वाले मंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा।
मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम लोग मेरे रहस्यों को सबके सामने बकते हुए फिरो। ऐसा हुआ तो मेरी तो एक भी किताब नहीं बिके। हैरी का हाथ सही समय पर अपनी छड़ी तक पहुंच गया। लॉकहार्ट ने अपनी छड़ी मुश्किल से उठाई ही थी कि हैरी गरजा, निरस्त्र भव। लॉकहार्ट एक धमाके के साथ पीछे अपने संदूक पर गिर गए। उनकी छड़ी उनके हाथ से छूटकर हवा में उड़ी, जिसे रॉन ने झेल लिया और खुली खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रोफेसर स्नेप को हमें ये सिखाने नहीं देना चाहिए था आपको, हैरी ने गुस्से से कहा और लॉकहार्ट के संदूक को लात मारकर एक तरफ कर दिया। लॉकहार्ट उसकी तरफ देखते रहे और एक बार फिर से वो काफी कमजोर और पीले पड़े हुए से दिखाई देने लगे। हैरी ने अपनी छड़ी अभी भी उनके ऊपर तान रखी थी। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो हैरी? मैं नहीं जानता कि रहस्यमयी तहखाना कहाँ है। ऐसा कुछ नहीं है जो मैं कर सकता हूँ। छड़ी से लॉकहार्ट को खड़े होने का इशारा करते हुए हैरी बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। हम जानते हैं कि तहखाना कहाँ है और उसके भीतर क्या है। आओ चलें। उन्होंने लॉकहार्ट को उसके ऑफिस से बाहर निकाला और सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उस अंधेरे गलियारे में ले गए जहाँ दीवार पर संदेश चमक रहे थे। मायूस मीना के बाथरूम के दरवाजे पर जाकर उन्होंने सबसे पहले लॉकहार्ट को अंदर भेजा। वो इस समय कांप रहा था। मायूस मीना आखिरी टॉयलेट में बैठी थी। हैरी को देखकर वो बोली, अच्छा तो ये तुम हो। इस बार तुम क्या चाहते हो? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ मीना कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। मीना का पूरा हुलिया तत्काल बदल गया। वो ऐसी दिख रही थी जैसे उससे इस तरह का खुशनुमा सवाल पहले कभी नहीं पूछा गया था। वो मजे लेते हुए बोली, वो भयानक हादसा था, यहीं पर हुआ था। मैं इसी टॉयलेट में मरी थी। मुझे पूरी घटना अच्छी तरह याद है। मैं इसमें इसलिए छुपी थी क्योंकि ऑलिव हॉर्नबी मुझे मेरे चश्मे की वजह से चिढ़ा रही थी। दरवाजे पर चिटकनी लगी थी और मैं रो रही थी। और फिर मैंने किसी के अंदर आने की आवाज सुनी। उसने कोई अजीब बात कही, किसी दूसरी भाषा में शायद। जो भी हो, जिस बात पर मुझे गुस्सा आया वो ये थी कि ये किसी लड़के की आवाज थी। इसलिए मैंने दरवाजा खोला ताकि उसे वहां से भगाकर लड़कों के टॉयलेट में भेज दूं। और फिर मैं मर गई। लेकिन कैसे? पता नहीं। मुझे तो बस इतना याद है कि मैंने 2 बड़ी पीली आंखों में देखा था। मेरा पूरा शरीर जकड़ सा गया और फिर मैं दूर तैरने लगी और फिर मैं दोबारा यहाँ वापस आ गई। मैंने ठान लिया था कि मैं ऑलिव हॉर्नबी को सताऊंगी। वो पूरी जिंदगी अफसोस करती रही कि उसने मेरे चश्मे की हंसी क्यों उड़ाई थी। तुमने वो आंखें ठीक ठीक कहाँ पर देखी थी मीना? वहां कहीं पर। मीना ने अपने टॉयलेट के सामने वाले सिंक की तरफ इशारा करते हुए कहा। हैरी और रॉन जल्दी से उस तरफ गए। लॉकहार्ट उनके पीछे खड़ा था और उसके चेहरे पर दहशत के भाव थे। ये सिंक भी एक सामान्य सिंक की तरह ही दिख रहा था। उन्होंने इसकी बारीकी से जांच की, अंदर से भी और बाहर से भी। उन्होंने नीचे के पाइप को भी चेक किया और फिर हैरी को एक चीज दिखी। तांबे के नल के पास एक छोटे सांप की तस्वीर बनी थी। जब हैरी ने उस नल को चालू करने की कोशिश की तो मीना ने उत्साह से कहा, वो नल कभी नहीं चलता था। रॉन बोला, हैरी कुछ बोलो, सर्प भाषा में कुछ बोलो। लेकिन हैरी को समझ नहीं आया कि वो ये काम कैसे करे। अब तक वो सर्प भाषा सिर्फ तभी बोल पाया था जब उसके सामने असली सांप था। उसने उस छोटी सी तस्वीर को घूरा और ये कल्पना करने की कोशिश की कि सांप असली था। फिर उसने कहा, खुल जाओ। उसने रॉन की तरफ देखा जिसने अपना सिर हिलाया और बोला, ये तो हिंदी में बोला तुमने। हैरी ने फिर से सांप की तरफ देखा और अपनी पूरी कल्पना शक्ति से ये विश्वास करने की कोशिश की कि वो असली था। सिर हिलाने पर मोमबत्ती की रोशनी में उसे सांप हिलता हुआ दिख रहा था। उसने एक बार फिर से कहा, पैसे भी। उसने कहा तो था खुल जाओ, लेकिन जो सुनाई दिया वो खुल जाओ नहीं था। उसके मुंह से एक अजीब सी फुफकार निकली थी। अगले ही पल नल चमकदार सफेद रोशनी में नहा गया और घूमने लगा। सिंक हिलने लगा और फिर नीचे धंस गया। फिर वो नजरों से ओझल हो गया और अब उसकी जगह एक बड़ा पाइप दिखने लगा। ये पाइप इतना चौड़ा था कि उसमें से एक पूरा आदमी भी आराम से फिसल कर जा सकता था। हैरी तुरंत बोला, मैं वहां नीचे जा रहा हूँ। अब जब उन्होंने तहखाने का प्रवेश द्वार खोज ही लिया था और जब तक इस बात की जरा सी भी दूर तक हल्की सी भी संभावना थी कि जीनी जिंदा हो सकती है, तो अब वो भला पीछे कैसे हट सकता था। मैं भी चलूंगा, रॉन बोला। अच्छा तो ठीक है, तुम लोगों को मेरी जरूरत तो है नहीं, तो मैं बस जाता हूँ, पीछे से लॉकहार्ट ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना हाथ दरवाजे के हैंडल पर रखा ही था कि रॉन और हैरी दोनों ने अपनी छड़ियां उसकी तरफ तान दी। रॉन गुर्राया, तुम सबसे पहले अंदर जाओगे। लेकिन इससे क्या फायदा होगा बच्चों? हैरी ने उसकी पीठ में अपनी छड़ी चुभोई।
लॉकहार्ट मरी हुई चाल से खुले पाइप के पास गया और उसने अपना पैर धीरे से अंदर लटका दिया। देखो, मुझे सचमुच नहीं लगता कि... लेकिन तभी रॉन ने लॉकहार्ट को धक्का दे दिया और वो फिसलता हुआ नजरों से ओझल हो गया। हैरी भी तुरंत उसके पीछे गया। उसने खुद को पाइप में धीमे से डाला और फिर छोड़ दिया। ये एक बहुत लंबी, कीचड़ भरी, अंधेरी फिसलन पट्टी पर फिसलने के जैसा था। अंदर बहुत से पाइप कई दिशाओं में शाखाओं की तरह निकल रहे थे, लेकिन और कोई भी पाइप इसके जितना बड़ा नहीं था। इस पाइप में कई मोड़ और घुमाव आए और फिर ये नीचे की तरफ सीधी ढाल में बदल गया। हैरी जानता था कि वो अपने स्कूल के नीचे काफी गहराई की तरफ चला जा रहा था, तहखानों से भी ज्यादा गहराई में। अपने पीछे उसे रॉन के आने की भी आवाजें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद पाइप समतल हो गया और वो इसके सिरे से बाहर निकलकर धप की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। ये पत्थर की एक अंधेरी सुरंग थी जिसका फर्श गीला था। इस सुरंग में आराम से खड़ा हुआ जा सकता था। थोड़ी ही दूरी पर लॉकहार्ट खड़ा था। कुछ समय बाद रॉन भी सरसराता हुआ पाइप से बाहर निकल आया। हम इस वक्त स्कूल के मीलों नीचे होंगे, शायद झील के नीचे, हैरी ने कहा। वे तीनों अंधेरे में आगे देखने के लिए मुड़े। प्रकाशित भव, हैरी ने अपनी छड़ी से कहा और उसमें रोशनी हो गई। अब तीनों गीले फर्श पर छप छप की आवाजें करते हुए आगे बढ़ने लगे। सुरंग में इतना अंधेरा था कि उन्हें सिर्फ कुछ दूर तक ही दिख रहा था। हैरी ने धीमे स्वर में रॉन से कहा, याद रखना, कहीं भी हल्की सी कोई भी हरकत नजर आए तो अपनी आंखें तुरंत बंद कर लेना। लेकिन सुरंग कब्र की तरह शांत थी। उन्होंने जो पहली अप्रत्याशित आवाज सुनी वो थी एक जोरदार चरमराहट। रॉन किसी चीज पर चढ़ गया था, जो बाद में चेक करने पर चूहे की खोपड़ी निकली। हैरी ने फर्श पर देखने के लिए अपनी छड़ी को नीचे किया और वहां उसे जानवरों की छोटी छोटी हड्डियां बिखरी दिखीं। कुछ देर बाद वो सुरंग में एक अंधेरे मोड़ पर मुड़ गए। रॉन ने हैरी का कंधा पकड़ते हुए कहा, हैरी, वहां पर कुछ है। हैरी को सुरंग के पार एक बड़ी और घुमावदार चीज की आकृति दिख रही थी जो स्थिर थी। शायद वो सोया होगा, उसने बाकी दोनों की तरफ देखते हुए धीमे से कहा। लॉकहार्ट ने अपने हाथ अपनी आंखों पर कसकर रख लिए। हैरी का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसके सीने में दर्द सा होने लगा। वो बहुत धीमे धीमे अपनी आंखें कम से कम खोलकर देखते हुए आगे बढ़ा। अपनी छड़ी उसने हाथ में उठा रखी थी। छड़ी की रोशनी एक दैत्याकार केंचुली पर पड़ी। जहरीले हरे रंग की ये मुड़ी हुई केंचुली सुरंग के फर्श पर पड़ी थी। जिस सांप ने ये केंचुली छोड़ी थी वो कम से कम 20 फुट लंबा होगा। हे भगवान, रॉन हौले से बोला। अचानक उनके पीछे हरकत हुई। गिलरॉय लॉकहार्ट के पैर जवाब दे गए। ए, उठो, रॉन ने तेजी से कहा और अपनी छड़ी लॉकहार्ट की तरफ कर दी। लॉकहार्ट उछलकर खड़ा हुआ। फिर उसने फुर्ती से रॉन पर छलांग लगा दी और उसे जमीन पर गिरा दिया। हैरी आगे की तरफ कूदा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लॉकहार्ट हाँफते हुए तनकर खड़ा हो रहा था। रॉन की छड़ी अब उसके हाथ में थी और एक बार फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमक रही थी। तुम्हारा खेल यहीं खत्म होता है बच्चों। मैं इस केंचुली का कुछ हिस्सा स्कूल में ले जाऊंगा और सबसे कहूंगा कि बच्ची को बचाने में मुझे जरा सी देर हो गई और उसके बुरी तरह से क्षतिग्रस्त शरीर को देखकर दुर्भाग्य से तुम्हारी याददाश्त चली गई। चलो अब जल्दी से अपनी याददाश्त को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उसने रॉन की स्पेलो टेप लगी छड़ी अपने सिर के ऊपर उठाई और चिल्लाया, विस्मृत भव। छड़ी में किसी छोटे बम जैसा धमाका हुआ। हैरी ने अपने हाथ अपने सिर पर रख लिए और दौड़ लगा दी। वो सुरंग की छत से गिरते बड़े पत्थरों से दूर जा रहा था जो फर्श पर धड़ाधड़ गिर रहे थे। अगले ही पल वो टूटी चट्टान की ठोस दीवार को देखता हुआ अकेला वहां खड़ा था। वो चिल्लाया, रॉन, तुम ठीक तो हो? रॉन। मैं यहाँ हूँ हैरी। चट्टान के पीछे से रॉन की दबी आवाज आई। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है। उसके मंत्र से उसकी खुद की याददाश्त चली गई। फिर एक हल्की धम और एक जोरदार आह सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे रॉन ने लॉकहार्ट के पैर में लात मारी हो। फिर वो बोला, अब क्या करें हैरी, हम पार नहीं आ सकते। हैरी ने सुरंग की छत की तरफ देखा। उसमें कई बड़ी बड़ी दरारें उभर आई थीं। उसने पहले कभी जादू से इन चट्टानों जितनी बड़ी चीज को तोड़ने की कोशिश नहीं की थी। वैसे भी ऐसी कोशिश करने के लिए ये समय सही नहीं था। ये भी तो हो सकता था कि पूरी सुरंग ही धंस जाए। चट्टानों के पीछे से धम और आह की आवाजें फिर से आई। वे समय बर्बाद कर रहे थे। जीनी कई घंटों से रहस्यमयी तहखाने में थी। हैरी जानता था कि अब सिर्फ एक ही रास्ता था जिससे शायद काम बन सकता था। वो रॉन से बोला, तुम वहीं इंतजार करो, लॉकहार्ट के पास रुकना, मैं आगे जाता हूँ। अगर मैं 1 घंटे में वापस नहीं आया तो... इसके बाद एक बहुत ही अर्थपूर्ण विराम छा गया। मैं चट्टानों को थोड़ा खिसकाने की कोशिश करूंगा, रॉन बोला। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आवाज को सामान्य बनाए रखने की बहुत कोशिश कर रहा था।
ताकि तुम वापस लौटकर इसमें से आ सको। और हैरी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं रॉन। हैरी अपनी कांपती आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास भरने की कोशिश करते हुए बोला, और फिर विशाल सर्प की केंचुली को पार करता हुआ वो अकेला ही आगे चल दिया। कुछ देर तक तो हैरी को रॉन के चट्टाने खिसकाने की आवाजें सुनाई दी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आवाजें सुनाई देनी बंद हो गईं। सुरंग में मोड़ पर मोड़ आते गए। हैरी के शरीर की नस नस दुख रही थी। वो चाहता था कि सुरंग खत्म हो जाए, और साथ ही उससे डर भी रहा था, जिससे सुरंग खत्म होने पर उसकी मुठभेड़ होने वाली थी। और फिर आखिरकार जब वो एक और मोड़ पर मुड़ा तो उसने अपने सामने एक ठोस दीवार देखी। उस पर 2 गूंथे हुए सांप बनाए गए थे, जिनकी आंखें बड़े चमकदार पन्नों की थीं। हैरी उसके पास गया। ये कल्पना करने की उसे ज़रूरत नहीं थी कि ये पत्थर के सांप असली हैं, क्योंकि उनकी आंखें अजीब तरह से सजीव लग रही थीं। हैरी ने अंदाज़ा लगा लिया कि उसे क्या करना होगा। जब उसने खंखार कर अपना गला साफ किया तो पन्ने की आंखें हिलती नजर आईं। हैरी ने धीमे से फुफकारते हुए कहा, सांप अलग अलग हो गए और दीवार खुल गई। दीवार के दोनों हिस्से ओझल हो गए और सिर से पैर तक कांपता हुआ हैरी अंदर दाखिल हो गया। अध्याय 17। हैरी एक बहुत लंबे और कम रोशनी वाले तहखाने के सिरे पर खड़ा था। वहां पत्थर के ऊंचे खंभे थे जिन पर सांप उकेरे गए थे। पूरे तहखाने में अंधेरा था और एक अजीब सी गहरी उदासी भरी थी। डरावनी खामोशी में खड़ा हैरी कोई आहट सुनने का इंतजार करता रहा। क्या कालदृष्टि किसी अंधेरे कोने में छुपा है, या फिर किसी खंभे के पीछे? और जीनी कहाँ होगी? उसने अपनी छड़ी हाथ में निकाल ली और सांपों वाले खंभों के बीच से होते हुए आगे बढ़ा। उसके कदमों की आवाज अंधेरी दीवारों से टकराकर तेजी से गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ रखी थीं और जरा सी भी गतिविधि दिखने पर वो उन्हें बंद करने के लिए पूरी तरह तैयार था। कई बार उसका दिल धक से रह गया, क्योंकि उसे ऐसा लगा जैसे पत्थर के सांप हिल रहे हों। फिर जब वो आखिरी 2 खंभों के बीच में आया तो उसे तहखाने जितनी ही ऊंची एक मूर्ति दिखी, जो पीछे की दीवार से टिकी थी। उस दैत्याकार चेहरे को देखने के लिए हैरी को अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ी। ये एक प्राचीन और बंदर जैसा चेहरा था। उस जादूगर की लंबी पतली दाढ़ी उसके नीचे तक लहराते पथरीले दुशाले के निचले सिरे को छू रही थी, जहां 2 विशाल भूरे पैर तहखाने के चिकने फर्श पर खड़े थे, और उन विशाल पैरों के बीच में मुंह के बल काले कपड़ों में एक छोटी आकृति लेटी थी, जिसके बाल लाल थे। जीनी! हैरी बुदबुदाता हुआ उसकी तरफ भागा और घुटनों के बल बैठ गया। जीनी, काश तुम जिंदा हो। उसने अपनी छड़ी एक तरफ रख दी, जीनी के कंधे पकड़े और उसे पलटकर सीधा कर दिया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ा हुआ था और एकदम ठंडा। आंखें बंद थीं, इसलिए ये तो तय था कि उसे बेजान नहीं किया गया था, लेकिन तब तो शायद वो मर चुकी थी। हैरी हताशा से उसे हिलाते हुए बोला, जीनी उठो, जाग जाओ। लेकिन जीनी का सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ लटकता ही रहा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, वो नहीं जागेगी। हैरी उछल पड़ा और घुटनों पर बैठे बैठे ही घूम गया। काले बालों वाला एक लंबा लड़का पास वाले खंभे से टिककर उसे देख रहा था। वो कोनों से थोड़ा धुंधला दिख रहा था, मानो हैरी उसे धुंध भरी खिड़की से देख रहा हो, लेकिन उसे पहचानने में हैरी से कोई गलती नहीं हो सकती थी। टॉम रिडल! रिडल ने सिर हिलाया। वो नहीं जागेगी से तुम्हारा क्या मतलब है, टॉम? क्या वो मर गई है? वो अब भी जिंदा है, लेकिन बस जरा सी। हैरी एकदम से उसकी तरफ घूमा। टॉम रिडल हॉगवर्ट्स में 50 साल पहले पढ़ता था, लेकिन धुंध भरी चमकती रोशनी के बीच खड़ा हुआ वो 16 साल से 1 दिन भी ज्यादा बड़ा नहीं दिख रहा था। हैरी ने अनिश्चितता से पूछा, क्या तुम कोई भूत हो? एक याद हूं मैं, जो डायरी में 50 साल से सुरक्षित है। उसने मूर्ति के विशाल अंगूठों के पास फर्श की तरफ इशारा किया। वहां पर वो छोटी काली डायरी खुली थी, जो हैरी को मायूस मीना के बाथरूम से मिली थी। हैरी हैरान हुआ कि ये डायरी यहाँ कैसे आई, लेकिन फिलहाल उसे इससे ज्यादा जरूरी मामले निपटाने थे। उसने जीनी का सिर दोबारा उठाते हुए कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी टॉम। हमें इसे यहाँ से बाहर ले जाना होगा। यहाँ पर एक भयानक सांप है, कालदृष्टि। मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन वो किसी भी समय आ सकता है। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। रिडल अपनी जगह से हिला नहीं। हैरी पसीना पसीना होकर जीनी को फर्श से आधा उठाने में कामयाब हो गया और अपनी छड़ी दोबारा उठाने के लिए झुका, लेकिन उसकी छड़ी जा चुकी थी। क्या तुमने मेरी छड़ी ली है? रिडल अभी भी उसे देख रहा था और हैरी की छड़ी को अपनी लंबी उंगलियों के बीच घुमा रहा था। ओह धन्यवाद, हैरी ने कहा और छड़ी लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। रिडल के मुंह पर एक तिरछी मुस्कान उभरी। वो वैसे ही हैरी को घूरता रहा और अलसाए अंदाज में छड़ी घुमाता रहा। सुनो टॉम, हैरी ने थोड़ा बेचैन होकर कहा,
क्योंकि उसके घुटने जीनी के बोझ से झुके जा रहे थे। हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। अगर काल दृष्टि आ गया तो? वो तो तब तक नहीं आएगा जब तक कि उसे बुलाया ना जाए, रिडल ने शांत स्वर में कहा। हैरी ने जीनी को दोबारा फर्श पर लेटा दिया। तुम्हारा क्या मतलब है टॉम? और देखो, मुझे मेरी छड़ी दे दो, मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती है। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब जरूरत नहीं पड़ेगी? हैरी पॉटर, मैं काफी समय से इस पल का इंतजार कर रहा था, तुम्हें देखने के अवसर का, तुमसे बातें करने के अवसर का। अब हैरी ने धैर्य खोते हुए कहा, देखो, मुझे नहीं लगता कि तुम स्थिति की गंभीरता को समझ रहे हो। हम रहस्यमयी तहखाने में हैं। ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। ये बातें तो हम अभी करेंगे। रिडल के चेहरे पर अब भी एक चौड़ी मुस्कान थी। उसने हैरी की छड़ी अपनी जेब में रख ली। हैरी ने उसे घूर कर देखा। यहाँ पर जरूर कुछ बहुत ही अजीब और गड़बड़ हो रहा था। फिर उसने धीमे से पूछा, जीनी का ये हाल कैसे हुआ? रिडल खुश होते हुए बोला, ये एक रोचक सवाल है और एक बहुत लंबी कहानी है। मुझे लगता है कि जीनी वीजली का ये हाल दरअसल इस वजह से हुआ कि उसने एक अनजान अदृश्य अजनबी के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया और उसे अपने सारे रहस्य बता दिए। ये तुम क्या कह रहे हो टॉम? डायरी हैरी, मेरी डायरी। जीनी कई महीनों से मेरी डायरी में लिख रही थी। मुझे अपनी छोटी छोटी चिंताएं और दुखड़े बता रही थी। किस तरह उसके भाई उसे चिढ़ाते हैं, किस तरह वो सेकंड हैंड दुशालों और किताबों के साथ स्कूल आई, किस तरह उसे लगता है कि मशहूर, अच्छा, महान हैरी पॉटर उसे कभी पसंद नहीं करेगा। जितने समय भी रिडल ये सब बोल रहा था, उसकी आंखें हैरी के चेहरे से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। उनके अंदर एक अजीब सी भूख थी। वो आगे बोला, एक 11 साल की लड़की की बेवकूफ़ी भरी बचकानी समस्याओं को सुनना बड़ा ही बोरियत का काम था। लेकिन मैंने धैर्य रखा, मैंने जवाब दिया, सहानुभूति जताई, दया और ममता दिखाई। जीनी को मुझसे गहरा लगाव हो गया। वो बार बार कहती थी, जितनी अच्छी तरह तुमने मुझे समझा है, उतनी अच्छी तरह किसी ने नहीं समझा। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बात करने के लिए ये डायरी मिल गई। ये एक दोस्त की तरह है जिसे मैं अपनी जेब में लेकर घूम सकती हूँ। रिडल एक तीखी ठंडी हंसी हंसा, जिसे सुनकर हैरी की गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो हैरी, मैं हमेशा उन लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहा हूँ जिनकी मुझे जरूरत थी। इसीलिए जीनी ने मेरे सामने अपनी आत्मा निकाल कर रख दी और उसकी आत्मा ठीक वैसी ही थी जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे उसके सबसे गहरे डरों और सबसे अंधेरे रहस्यों की खुराक से शक्ति मिलती गई। मैं ताकतवर बनता गया, छोटी जीनी से बहुत ज्यादा ताकतवर, इतना ताकतवर कि मैं जीनी को अपने कुछ रहस्यों की खुराक देने लगा, उसकी आत्मा में अपनी थोड़ी सी आत्मा डालने लगा। इन सब बातों से तुम्हारा मतलब क्या है टॉम? ओह हैरी पॉटर, क्या तुम अब तक नहीं समझ पाए? जीनी वीजली ने ही रहस्यमयी तहखाना खोला था। उसी ने स्कूल के मुर्गों की हत्या की थी और दीवारों पर चेतावनी वाले संदेश लिखे थे, और उसी ने 4 बदजातों और फिल्च की बिल्ली पर नाग शक्ति का सांप छोड़ा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है हैरी। जाहिर है, पहले तो जीनी ये नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही थी। ये बहुत ही मजेदार था। काश तुम डायरी में उसकी लिखी बातें पढ़ सकते, वो बहुत दिलचस्प होने लगी थीं। डियर टॉम, मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त खो रही है। मेरे कपड़ों पर मुर्गे के पंख लगे हैं और मैं नहीं जानती कि वे वहां कैसे आए। मेरे प्यारे टॉम, मैं याद नहीं कर पा रही हूँ कि हैलोवीन की रात को मैंने क्या किया, लेकिन एक बिल्ली पर हमला हुआ था और मेरे कपड़ों के अगले हिस्से पर रंग लगा हुआ था। डियर टॉम, पर्सी मुझसे कहता रहता है कि मैं पीली दिख रही हूँ और बदल गई हूँ। मुझे लगता है उसे मुझ पर शक हो गया है। आज एक और हमला हुआ और मैं नहीं जानती कि उस समय मैं कहाँ थी। ओ टॉम, मैं क्या करूं? मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। कभी कभी तो मुझे लगता है टॉम कि मैं ही सब पर हमला कर रही हूँ। हैरी की मुट्ठियां भिंच गईं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गहराई तक धंस गए थे। रिडल बोला, बेवकूफ जीनी को अपनी डायरी पर शक करने में बहुत समय लगा, लेकिन आखिरकार उसे शक हो गया और उसने इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की। और यहाँ पर सामने आए तुम हैरी। वो डायरी तुम्हें मिल गई और मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती? इसे जितने सारे लोग उठा सकते थे, उनमें से एक तुम ही तो थे जिससे मिलने के लिए मैं सबसे ज्यादा बेताब था। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? हैरी के शरीर में अब गुस्सा भरता जा रहा था। रिडल बोला, देखो हैरी,
जीनी ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था, तुम्हारी पूरी दिलचस्प कहानी। मैं जानता था कि मुझे तुम्हारे बारे में और ज्यादा बातें मालूम करनी होंगी। अगर संभव हो तो तुमसे बात करना और मिलना भी होगा। इसीलिए मैंने तुम्हारा विश्वास हासिल करने के लिए तुम्हें उस महामूर्ख हैग्रिड को पकड़ने वाली मेरी मशहूर याद को दिखाने का फैसला किया। हैग्रिड मेरा दोस्त है और तुमने उसे फंसाया। मुझे लगा था कि तुमसे गलती हुई थी, लेकिन तुमने तो जानबूझकर ऐसा किया। रिडल एक बार फिर जोर से हंसा। हैरी, एक तरफ मेरी बात का वजन था और दूसरी तरफ हैग्रिड की बात का। क्या तुम इस बात की कल्पना कर सकते हो कि ये पूरा मामला बूढ़े प्रिंसिपल अर्मांडो डिपेट को कैसा दिखा होगा? एक तरफ तो था टॉम रिडल, गरीब लेकिन प्रतिभाशाली, अनाथ लेकिन बहुत ही बहादुर, स्कूल का प्रीफेक्ट, आदर्श विद्यार्थी, और दूसरी तरफ था भीमकाय, हमेशा गलतियां करने वाला हैग्रिड, जो हर दूसरे हफ्ते संकट में फंस जाता था। अपने पलंग के नीचे आदम भेड़ियों के बच्चे पालने की कोशिश करता था, दैत्यों के साथ कुश्ती करने के लिए चुपके से अंधेरे जंगल में जाता था। लेकिन मैं ये स्वीकार करता हूँ कि जितनी अच्छी तरह ये योजना कामयाब हुई, उससे मैं खुद भी हैरान रह गया। मुझे लग रहा था कि किसी को तो ये एहसास हो जाएगा कि हैग्रिड नागशक्ति का वारिस नहीं हो सकता। रहस्यमयी तहखाने के बारे में सब कुछ पता लगाने में और गोपनीय प्रवेश द्वार को खोजने में मुझे पूरे 5 साल लग गए थे, जबकि हैग्रिड में तो इतनी बुद्धि या शक्ति थी ही कहाँ। सिर्फ रूप परिवर्तन के टीचर डम्बलडोर ही थे जो हैग्रिड को निर्दोष मानते थे। उन्होंने डिपेट को राजी कर लिया कि हैग्रिड को हॉगवर्ट्स से बाहर ना निकालें और उसे गेम कीपर बनने की ट्रेनिंग दें। मुझे लगता है डम्बलडोर ने शायद सही बात का अंदाजा लगा लिया था, और मुझे ये भी लगता है कि डम्बलडोर मुझे कभी भी उतना पसंद नहीं करते थे जितना बाकी टीचर्स करते थे। हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ टॉम कि डम्बलडोर ने तुम्हारी असलियत जान ली थी, हैरी ने दांत किटकिटाते हुए कहा। रिडल लापरवाही से बोला, देखो, हैग्रिड को स्कूल से निकालने के बाद उन्होंने मुझ पर काफी पैनी नजर रखी। मैं जानता था कि जब तक मैं स्कूल में रहूंगा तब तक तहखाने को दोबारा खोलना सेफ नहीं होगा, लेकिन मैं उन लंबे सालों को बर्बाद नहीं करना चाहता था जो मैंने इसकी खोज में लगाए थे। इसलिए मैंने अपने पीछे एक डायरी छोड़ने का फैसला किया जो अपने पन्नों में मेरी 16 साल की उम्र की याद को सुरक्षित रखे, ताकि अगर किस्मत मेरा साथ दे तो किसी दिन मैं किसी दूसरे को अपने पीछे राह दिखा सकूं और नागेश नाग शक्ति के महान काम को पूरा कर सकूं। हैरी ने विजयी भाव से कहा, पर तुम उस काम को पूरा नहीं कर पाए। इस बार कोई भी नहीं मरा, बिल्ली तक भी नहीं। कुछ ही घंटों में मंत्र कवच का काढ़ा तैयार हो जाएगा और सभी बेजान लोग फिर से ठीक हो जाएंगे। रिडल ने धीमे से कहा, क्या मैं तुम्हें पहले ही नहीं बता चुका हूँ कि बदजातों को मारना अब मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं रह गया है? पिछले कुछ महीनों से मेरा नया निशाना हो तुम। जरा कल्पना करो हैरी कि मुझे तब कितना गुस्सा आया होगा जब अगली बार मेरी डायरी खुली और उसमें तुम नहीं बल्कि जीनी लिख रही थी। उसने तुम्हारे पास डायरी देखी और वो दहशत में आ गई। मैंने सोचा कि अगर तुम्हें ये पता चल गया कि ये डायरी कैसे काम करती है और अगर मैंने उसके सारे रहस्य तुम्हें बता दिए तो क्या होगा। इससे भी बुरी बात ये कि अगर मैंने तुम्हें ये बता दिया कि मुर्गों की हत्या कौन कर रहा है तो क्या होगा। और इसीलिए उस मूर्ख लड़की ने तुम्हारे कमरे के खाली होने का इंतजार किया और डायरी चुरा ली। लेकिन मैं जानता था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अच्छी तरह समझ गया था कि तुम नागशक्ति के वारिस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। जीनी ने मुझे तुम्हारे बारे में जो बताया था उससे मैं जानता था कि तुम इस रहस्य को सुलझाने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे, खासकर तब जब तुम्हारे किसी अच्छे दोस्त पर हमला किया जाए। और जीनी ने मुझे ये भी बता दिया था कि पूरे स्कूल में तहलका मचा हुआ था क्योंकि तुम सर्प भाषा बोल सकते हो। इसीलिए मैंने जीनी से दीवार पर उसका खुद का विदाई संदेश लिखवाया और उसे यहाँ नीचे आकर इंतजार करने के लिए मजबूर किया। उसने संघर्ष किया, वो रोई और बहुत बोर करने लगी, लेकिन उसमें अब ज्यादा जान नहीं बची है। उसने डायरी में यानी मुझ में बहुत ज्यादा जान डाल दी है, इतनी ज्यादा कि अब मैं आखिरकार इसके पन्नों से बाहर निकल आया हूँ। जब से वो यहाँ आई है तब से मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं हैरी पॉटर। किस तरह के सवाल? ये कैसे संभव हुआ हैरी कि एक बच्चे ने किसी असाधारण जादुई प्रतिभा के बिना दुनिया के सबसे महान जादूगर को हरा दिया? तुम सिर्फ एक निशान के साथ बच कैसे गए जबकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की सारी शक्तियां नष्ट हो गईं?
उसकी भूखी आंखों में अब एक अजीब सी लाल चमक पैदा हो गई थी। हैरी धीमे से बोला, तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कैसे बचा? वोल्डेमॉर्ट तो तुम्हारे समय के बहुत बाद आया। नहीं हैरी पॉटर, वोल्डेमॉर्ट मेरा अतीत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। उसने अपनी जेब से हैरी की छड़ी निकाली और हवा में घुमाई। 3 चमकते शब्द हवा में उभर आए, टॉम मार्वोलो रिडल। उसने एक बार फिर छड़ी घुमाई और उसके नाम के शब्दों से अक्षर निकलकर जगह बदलने लगे। और उसके बाद वहां जो वाक्य दिखाई दिया वो था, आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। देखा तुमने हैरी, इस नाम का प्रयोग मैं हॉगवर्ट्स में पहले से ही कर रहा था। जाहिर है सिर्फ अपने सबसे खास दोस्तों के बीच। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा के लिए अपने गंदे मगलू पिता के नाम का प्रयोग करता? मैं, जिसके शरीर में अपनी माँ के खानदान की तरफ से खुद नागेश नाग शक्ति का खून बह रहा था, मैं एक बुरे सामान्य से मगलू का नाम क्यों रखूं, जिसने मुझे पैदा होने से पहले ही छोड़ दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे ये पता चल गया था कि उसकी पत्नी एक जादूगरनी थी? नहीं हैरी, मैंने खुद के लिए एक नया नाम इजाद किया। मैं जानता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मैं दुनिया का सबसे महान जादूगर बन जाऊंगा, और इसीलिए मेरा नाम ऐसा होना चाहिए कि जादूगर उसे लेने से डरें। हैरी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। वो हैरान होकर रिडल को देखता रहा। आखिरकार उसने खुद को बोलने के लिए मजबूर किया, तुम नहीं हो। क्या नहीं हूँ? दुनिया के सबसे महान जादूगर नहीं हो तुम। तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन दुनिया के सबसे महान जादूगर एल्बस डम्बलडोर हैं। सब यही कहते हैं। यहाँ तक कि जब तुम ताकतवर थे तब भी हॉगवर्ट्स पर कब्जा करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई थी। जब तुम स्कूल में थे डम्बलडोर ने तुम्हारी असलियत तभी भांप ली थी, और तुम्हें उनसे अब भी डर लगता है, चाहे तुम आजकल जहां भी छुपे हुए हो। रिडल के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक बदसूरत भाव आ गया। उसने फुफकारते हुए कहा, डम्बलडोर को इस महल से भगाने के लिए मेरी याद ही काफी है। वे उतनी दूर नहीं गए हैं जितना कि तुम सोचते हो टॉम। हैरी ने पलटकर कहा। वो बिना किसी उद्देश्य के बस यूं ही कुछ भी बोल रहा था। वो रिडल को डराना चाहता था, अपनी कही बातों को सच मानना चाहता था, भले ही उसे उन पर विश्वास न हो। रिडल ने अपना मुंह खोला, लेकिन फिर अचानक रुक गया। कहीं से संगीत सुनाई दे रहा था। रिडल पलटकर खाली तहखाने में घूरने लगा। संगीत अब तेज होता जा रहा था। ये अलौकिक, सिहराने वाला और डरावना संगीत था। धीरे धीरे ये तेज होता गया और कुछ देर बाद हैरी के सबसे करीबी खंभे के ऊपर लपटें सी उठने लगीं। हंस के आकार का एक बैंगनी लाल पक्षी तहखाने की छत की तरफ चोंच करके अपना अजीब संगीत सुना रहा था। उसकी चमकती सुनहरी पूंछ थी जो मोर की पूंछ जितनी लंबी थी। अपने चमकदार सुनहरे पंजों में उसने एक फटी पुरानी पोटली पकड़ रखी थी। वो पक्षी सीधे हैरी की तरफ उड़कर आया। जिस फटी पुरानी पोटली को वो अपने पंजों में जकड़े था उसे उसने गिरा दिया और जोर से हैरी के कंधे पर बैठ गया। हैरी ने ऊपर देखा और उसे एक लंबी पैनी सुनहरी चोंच और मनकेदार काली आंखें दिखीं। पक्षी ने गाना बंद कर दिया। वो रिडल को लगातार घूर रहा था। रिडल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ये तो फिनिक्स है। ओह, ज्वाला। हैरी ने सांस खींची और उसे महसूस हुआ कि पक्षी के सुनहरे पंजे उसके कंधे को हल्के से दबा रहे थे। और वो क्या है? ओह, वो तो स्कूल की पुरानी बोलती टोपी है, रिडल ने कहा। अब उसकी आंखें उस फटी पुरानी चीज पर थीं जो ज्वाला ने गिराई थी। वो सचमुच बोलती टोपी ही थी। रिडल फिर से हंसने लगा। तो डम्बलडोर ने अपने रक्षक के लिए ये भेजा है, एक गाने वाली चिड़िया और एक पुरानी टोपी। इनसे तो तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ गई होगी हैरी पॉटर। क्या अब तुम सुरक्षित अनुभव कर रहे हो? हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ज्वाला या बोलती टोपी से उसे क्या फायदा होगा, लेकिन ये तय था कि अब वो अकेला नहीं था। उसने बढ़ती हिम्मत के साथ रिडल की हंसी थमने का इंतजार किया। रिडल बोला, अब काम की बात करें हैरी। तुम्हारे अतीत में और मेरे भविष्य में हम 2 बार मिल चुके हैं और दोनों ही बार मैं तुम्हें मार नहीं पाया। तुम बच कैसे गए? मुझे सब कुछ बताओ। तुम जितनी ज्यादा देर तक बोलोगे उतनी ही ज्यादा देर तक जिंदा रहोगे। हैरी तेजी से सोच रहा था और अपने अवसरों को तोल रहा था। रिडल के पास छड़ी थी, हैरी के पास ज्वाला और बोलती टोपी थी, जिनसे लड़ाई में कोई खास मदद नहीं मिल सकती। स्थिति बुरी दिख रही थी, लेकिन जितनी देर तक रिडल वहां खड़ा रहेगा जिनी के शरीर में जीवन उतना ही कम होता जाएगा। और इसी दौरान हैरी ने अचानक नोटिस किया कि समय बीतने के साथ साथ रिडल की आकृति
ज्यादा स्पष्ट और ज्यादा ठोस होती जा रही थी। तो अगर उसके और रिडल के बीच लड़ाई होनी है तो वो जितनी जल्दी शुरू हो जाए उतना ही बेहतर होगा। उसने जल्दी से कहा, कोई नहीं जानता कि जब तुमने मुझ पर हमला किया तो तुम्हारी शक्तियां क्यों चली गईं। मैं खुद ये नहीं जानता, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों नहीं मार पाए। क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दी थी। मेरी सामान्य मगलू माँ, उसकी वजह से तुम मुझे नहीं मार पाए। और जब मैंने तुम्हें पिछले साल देखा तो मुझे तुम्हारा असली रूप दिखा। तुम एक खंडहर थे, मुश्किल से जिंदा थे। तुम्हारी सारी शक्तियों के बावजूद तुम इस हाल में पहुंच गए हो। तुम छुपे हुए हो, बदसूरत हो और बुरे हो। रिडल का चेहरा ऐंठने लगा, लेकिन वो मजबूरी में अपने चेहरे पर एक भयानक मुस्कान लाकर बोला, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी। हाँ, ये एक बहुत ही ताकतवर मंत्र विरोधी उपाय है। मैं अब समझ सकता हूँ। इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर कोई खास बात नहीं है। मैं तो बेकार में ही हैरान हो रहा था, क्योंकि हम दोनों में अजीब सी समानताएं हैं हैरी पॉटर। इसे शायद तुमने भी महसूस किया होगा। हम दोनों आधे जादूगर खून के हैं, यानी हाफ ब्लड। दोनों ही अनाथ हैं जिन्हें मगलुओं ने पाला, और शायद महान नाग शक्ति के बाद हॉगवर्ट्स में आने वाले इकलौते सर्पभाषी भी। हम दोनों कुछ हद तक एक जैसे दिखते भी हैं। लेकिन जो भी हो, ये सिर्फ एक संयोग ही था जिसने तुम्हें मेरे हाथ से बचा लिया। मैं बस यही जानना चाहता था। और अब हैरी, मैं तुम्हें एक छोटा सा सबक सिखाने वाला हूँ। हम नागेश नाग शक्ति के वारिस लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की शक्तियों का मुकाबला मशहूर हैरी पॉटर से करवाते हैं, जिसके पास वो सर्वश्रेष्ठ हथियार हैं जो डंबलडोर उसे दे सकते हैं। उसने ज्वाला और बोलती टोपी को दिलचस्पी से देखा और दूर चला गया। हैरी के पैर डर के मारे सुन्न हो गए। उसने देखा कि रिडल ऊंचे खंभों के बीच में जाकर रुक गया और नागेश नाग शक्ति के पत्थर के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो उसके ऊपर आधे अंधेरे में था। रिडल ने अपना मुंह खोला और फुफकारा, लेकिन हैरी समझ गया कि वो क्या कह रहा था। मुझसे बात करो नाग शक्ति, हॉगवर्ट्स के चारों संस्थापकों में से सबसे महान। हैरी मूर्ति की तरफ देखने के लिए घूमा। ज्वाला उसके कंधे पर हिल रहा था। नाग शक्ति का पत्थर का दैत्याकार चेहरा हिल रहा था। दहशत से हैरी ने उसका मुंह खुलते देखा। वो चौड़ा होता चला गया, जिससे एक बड़ा काला छेद बन गया। मूर्ति के मुंह के अंदर कोई चीज हिल रही थी। कोई चीज उसकी गहराइयों से फिसलती हुई बाहर आ रही थी। हैरी पीछे हटता चला गया जब तक कि वो अंधेरे तहखाने की दीवार से टकरा नहीं गया। जब उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं तो उसने ज्वाला के उड़ते समय अपने गाल पर उसके पंख टकराते हुए महसूस किए। हैरी चिल्लाना चाहता था, मुझे छोड़कर मत जाओ ज्वाला, लेकिन सर्पों के सम्राट काल दृष्टि के सामने एक फीनिक्स भला कर भी क्या सकता था। तहखाने के पथरीले फर्श पर कोई बड़ी चीज टकराई। फर्श जैसे हिल सा गया। हैरी जानता था कि ये क्या हो रहा था। वो इसे महसूस कर सकता था। एक तरह से अपने मन में वो नाग शक्ति के मुंह से निकलने वाले विशाल सर्प को कुंडली खोलते हुए देख सकता था। फिर उसने रिडल के फुफकारने की आवाज सुनी, उसे मार डालो। काल दृष्टि हैरी की तरफ बढ़ने लगा। हैरी को उसके भारी शरीर के फर्श पर लहराकर फिसलने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने अब भी अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थीं। इसके बावजूद वो अंधों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसके हाथ फैले हुए थे और वो रास्ते को टटोल रहा था। रिडल जोर जोर से हंस रहा था। हैरी ठोकर खाकर गिर गया। वो पत्थर पर जोर से टकराया और उसे अपने ही खून का स्वाद आया। सांप उससे कुछ फुट दूर पर था। हैरी को उसके करीब आने की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने ठीक ऊपर तेज विस्फोटक चिंगारियां निकलने की आवाज सुनाई दी और किसी भारी चीज ने हैरी को इतनी कसकर मारा कि वो दीवार से टकरा गया। अपने शरीर में दांत घुसने का इंतजार करते हुए उसने जोर की फुफकार सुनी। कोई चीज खंभों पर लगातार टकरा रही थी। अब उससे सब्र नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें खोल दी। उसने अपनी आंखें बस इतनी खोली ताकि ये देख सके कि क्या हो रहा था। चमकीला जहरीला हरा बलूत के तने की तरह मोटा विशाल सांप अब हवा में फन फैलाए खड़ा था। उसका बड़ा और भोथरा सिर खंभों के बीच में शराबियों की तरह लहरा रहा था। हैरी कांप गया। अगर सांप अचानक मुड़ जाए तो वो अपनी आंखें बंद करने के लिए तैयार था। तभी उसने देखा कि सांप का ध्यान किस चीज ने भटकाया था। ज्वाला काल दृष्टि के सिर के ऊपर उड़ रहा था और काल दृष्टि अपने लंबे और नुकीले दांतों से उस पर प्रहार करने की कोशिश कर रहा था। ज्वाला ने एक गोता लगाया। उसकी लंबी सुनहरी चोंच नजरों से ओझल हो गई और अचानक फर्श काले खून में नहा गया। सांप ने अपनी पूंछ जमीन पर जोर से पटकी। हैरी बाल बाल बचा और इससे पहले कि वो अपनी आंखें बंद कर पाता, सांप पलट गया। हैरी की निगाह सीधे उसके चेहरे पर गई। उसने देखा कि ज्वाला ने सांप की दोनों बड़ी गोल पीली आंखें
फोड़ डाली थी। फर्श पर खून की धाराएं बह रही थीं और सांप दर्द से कराह रहा था। फिर हैरी ने रिडल के चिल्लाने की आवाज सुनी, नहीं, पक्षी को छोड़ दो, पक्षी को छोड़ दो, लड़का तुम्हारे पीछे है, तुम अब भी उसे सूंघ सकते हो, उसे मार डालो। अंधा सांप लहराया। वो दुविधा में था, लेकिन वो अभी भी घातक था। ज्वाला उसके सिर के ऊपर चक्कर लगा रहा था और अपना अलौकिक गीत गा रहा था। साथ ही वो सांप की पपड़ीदार नाक पर यहाँ वहां चोंच भी मार रहा था। हैरी हताशा से बुदबुदाया, मेरी मदद करो, कोई तो करो, कोई भी। सांप ने एक बार फिर फर्श पर अपनी पूंछ पटकी। हैरी झुक गया। कोई नर्म चीज उसके चेहरे से टकराई। काल दृष्टि ने बोलती टोपी को उछालकर हैरी के हाथ में पहुंचा दिया था। हैरी ने उसे पकड़ लिया। उसके पास अब बस वही थी, उसका इकलौता अवसर। उसने टोपी अपने सिर पर लगाई और जब काल दृष्टि की पूंछ उसके ऊपर दोबारा घूमी तो उसने खुद को फर्श पर सीधा फेंक दिया। मेरी मदद करो, प्लीज मदद करो, मन ही मन हैरी ने सोचा। उसकी आंखें टोपी के नीचे कसकर बंद थीं। जवाब में कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बजाय टोपी सिकुड़ गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे कसकर दबा रहा हो, और एक बहुत ही सख्त और भारी चीज हैरी के सिर पर गिरी, जिससे वो लगभग बेहोश हो गया। उसकी आंखों के सामने सितारे नाचने लगे। जब उसने टोपी उतारने के लिए इसके ऊपरी सिरे को पकड़ा तो महसूस किया कि उसके नीचे कोई लंबी और सख्त चीज थी। और फिर हैरी ने देखा कि टोपी के अंदर से चांदी की एक चमकती तलवार प्रकट हुई। उसकी मूठ पर अंडे जितने बड़े माणिक रत्न चमक रहे थे। लड़के को मार डालो, पक्षी को छोड़ दो, लड़का तुम्हारे पीछे है, अपनी नाक का इस्तेमाल करो, सूंघो उसे। दूसरी तरफ से रिडल लगातार चिल्ला रहा था। हैरी अब अपने पैरों पर तैयार खड़ा था। जब काल दृष्टि उसका सामना करने के लिए मुड़ने लगा तो उसका सिर नीचे आ रहा था, शरीर कुंडलियां बना रहा था और खंभों पर प्रहार कर रहा था। हैरी उसकी खूनी आंखों के बड़े कटोरों को साफ साफ देख पा रहा था, उसके मुंह को चौड़ा खुलते हुए भी और उसके तलवार जितने लंबे नुकीले दांतों को भी, जो कि हद से ज्यादा जहरीले थे। वो अंधेपन की स्थिति में झपटा। हैरी बचा और सांप का मुंह तहखाने की दीवार से टकराया। वो एक बार फिर झपटा और उसकी जीभ हैरी के बाजू को छूती हुई निकल गई। हैरी ने तलवार अपने दोनों हाथों में पकड़कर उठा ली। काल दृष्टि एक बार फिर झपटा और इस बार उसका निशाना सही था। हैरी ने तलवार के पीछे अपना पूरा वजन लगा दिया और उसे मूठ तक सांप के मुंह की छत में ठूंस दिया। लेकिन जब हैरी के हाथ गर्म खून में नहा गए तो उसे अपनी कोहनी के ठीक ऊपर तेज दर्द महसूस हुआ। एक लंबा जहरीला दांत उसकी बाह में गहराई से धंसता जा रहा था। जब सांप छटपटाते हुए फर्श पर गिरा तो दांत काल दृष्टि के मुंह से टूटकर हैरी के शरीर में ही गड़ा रह गया। हैरी लुढ़क गया। उसने उस दांत को पकड़ा जो उसके शरीर में जहर फैला रहा था और उसे खींचकर अपनी बाह से बाहर निकाल दिया। लेकिन वो जानता था कि बहुत देर हो चुकी थी। घाव वाली जगह से तेज दर्द लगातार उसके पूरे शरीर में फैल रहा था। जब उसने दांत को नीचे गिराया और अपने कपड़ों पर अपना ही खून गिरते देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। तहखाना अब घुमावदार चक्करों में घूमने लगा था। कोई लाल चीज उसके पास से गुजरी और हैरी ने अपने पास पंजों की खटर पटर सुनी। उसने भर्राए गले से कहा, ज्वाला, तुमने तो कमाल कर दिया ज्वाला। उसने महसूस किया कि पक्षी ने अपना सुंदर सिर वहां रख दिया था जहां सांप का दांत गड़ा था। फिर उसे गूंजते कदमों की आहट सुनाई दी और एक अंधेरी छाया उसके सामने हिली। रिडल की आवाज आई, तुम मर चुके हो हैरी पॉटर, सचमुच मर चुके हो। यहाँ तक कि डम्बलडोर का पक्षी भी ये जानता है। तुम्हें पता है पॉटर वो क्या कर रहा है? वो रो रहा है। हैरी ने पलकें झपकाईं। ज्वाला का सिर उसे कभी धुंधला तो कभी साफ दिख रहा था। उसके चमकदार पंखों से मोती जैसे मोटे आंसू फिसल रहे थे। तो हैरी पॉटर, मैं यहाँ बैठकर इंतजार करूंगा और तुम्हें मरते हुए देखूंगा। आराम से मरो, मुझे कोई जल्दी नहीं है। हैरी की आंखें मुंदने लगीं। उसे अपने चारों तरफ की हर चीज घूमती हुई सी लग रही थी। उसके कानों में रिडल की दूर से आती आवाज पड़ी, तो इस तरह अंत होता है मशहूर हैरी पॉटर का, रहस्यमयी तहखाने में अकेले, जब उसके मित्रों ने उसका साथ छोड़ दिया। आखिरकार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने उसे हरा ही दिया। जल्दी ही तुम अपनी प्यारी बदजात माँ के पास पहुंच जाओगे हैरी। उसने तुम्हारे लिए 12 साल का समय उधार लिया था, लेकिन लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने आखिरकार तुम्हें मार ही डाला और तुम जानते हो कि यही होना था। हैरी मन ही मन सोच रहा था कि अगर मरना ऐसा होता है तो ये उतना बुरा नहीं था। उसका दर्द एकदम कम होता जा रहा था। लेकिन क्या वो वाकई मर रहा था? काला होने के बजाय तहखाना
अब उसे दोबारा ठीक से दिखाई देने लगा था। उसने अपने सिर को हल्का सा झटका दिया और वहां पर उसे ज्वाला दिखा, जो अभी भी हैरी की बाह पर अपना सिर टिकाए था। उसके मोती जैसे आंसू हैरी के जख्म के चारों तरफ चमक रहे थे, सिवाय इस बात के कि जख्म अब वहां था ही नहीं, वो गायब हो चुका था। अचानक रिडल की आवाज आई, दूर हटो पक्षी, उससे दूर हटो, मैंने कहा हटो दूर। रिडल हैरी की छड़ी ज्वाला की तरफ घुमा रहा था। बंदूक चलने जैसा धमाका हुआ, सुनहरे और लाल झोंके की तरह उड़ान भरी। रिडल ने हैरी को घूरते हुए कहा, फीनिक्स के आंसू उफ, घाव भरने की शक्ति रखते हैं। मैं भूल ही गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हैरी। असल में मुझे यही तरीका ज्यादा पसंद है, सिर्फ तुम और मैं। हैरी पॉटर, तुम और मैं। उसने अपनी छड़ी उठा ली। पंखों की तेज खड़खड़ाहट के साथ ज्वाला एक बार फिर उसके सिर के ऊपर वापस आया और उसने हैरी की गोद में एक चीज गिरा दी, डायरी। एक पल के लिए तो हैरी उसे घूरता रहा, रिडल भी, जिसके हाथ में छड़ी थी। और फिर बिना सोचे बिना विचारे, जैसे वो शुरू से ही ये काम करना चाहता था, हैरी ने अपने पास फर्श पर पड़े काल दृष्टि के दांत को उठाया और उसे सीधे डायरी के बीच में गड़ा दिया। एक लंबी भयानक दर्द भरी चीख निकली। डायरी से स्याही की बाढ़ की धाराएं सी निकल पड़ी। उस स्याही में हैरी के हाथ नहा गए और फर्श पर बाढ़ सी आ गई। रिडल दर्द से छटपटा रहा था, अकड़ रहा था, चीख रहा था और तड़प रहा था। और फिर वो गायब हो गया। हैरी की छड़ी खट की आवाज के साथ फर्श पर गिर पड़ी और तहखाने में खामोशी छा गई। डायरी से अभी भी स्याही निकल निकल कर बह रही थी। काल दृष्टि के दांत का जहर डायरी के बीच के छेद को अभी भी जला रहा था। बुरी तरह कांपते हुए हैरी जैसे तैसे खड़ा हुआ। उसका सिर बहुत बुरी तरह घूम रहा था। उसने धीरे से अपनी छड़ी और बोलती टोपी उठाई और एक जोरदार झटके के साथ चमकती हुई तलवार काल दृष्टि के मुंह से बाहर खींच ली। तभी तहखाने के कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। जीनी हिल रही थी। हैरी जल्दी से उसके पास पहुंचा तो वो बैठ गई। उसने हैरानी से पहले मरे हुए सांप के विशाल शरीर को देखा, फिर खून सने कपड़े पहने हैरी को और फिर उसके हाथ की डायरी को। उसने एक जोर की सांस ली और वो जोर जोर से रोने लगी। हैरी, हो हैरी, मैंने तुम्हें नाश्ते के वक्त बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं पर्सी के सामने ये बात नहीं कह सकती। वो मैं थी हैरी, लेकिन मैं कसम खाती हूँ कि मैं ये नहीं करना चाहती थी। रिडल ने मुझसे जबरदस्ती ये काम करवाया। वो मुझ पर हावी हो गया था और तुमने उस भयानक जानवर को कैसे मारा? रिडल कहाँ है? आखिरी चीज जो मुझे याद है वो ये कि रिडल अपनी डायरी में से बाहर निकल रहा था। सब कुछ ठीक है जीनी, रिडल खत्म हो गया है। देखो, वो और काल दृष्टि दोनों ही खत्म हो गए हैं। चलो अब हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा हैरी, मैं क्या करूँगी अब? मम्मी डैडी क्या कहेंगे? ज्वाला तहखाने के प्रवेश द्वार पर मंडराते हुए उनका इंतजार कर रहा था। हैरी ने जीनी को आगे बढ़ने का इशारा किया। वो मरे हुए काल दृष्टि की बेजान कुंडलियों को लांघते हुए आगे बढ़े। तेज तेज चलते हुए वो एक बार फिर सुरंग में पहुंच गए। हैरी ने सुना कि उनके निकलने के बाद पत्थर का दरवाजा हल्की फुफकार के साथ बंद हो गया था। कुछ मिनट तक अंधेरी सुरंग में चलने के बाद हैरी को दूर से चट्टान खिसकने की धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। हैरी जोर से चिल्लाया, रॉन, जीनी ठीक है, मैं उसे ले आया हूँ। उसे रॉन की तालियों की दबी आवाज सुनाई दी। जब वे अगला मोड़ मुड़े तो रॉन का उत्सुक चेहरा एक बड़े छेद में से झांकता दिख रहा था। वो गिरी हुई चट्टान में पर्याप्त बड़ा छेद बनाने में सफल हो गया था। उस छेद में से अपना हाथ डालते हुए रॉन ने कहा, जीनी, तुम जिंदा हो। मुझे यकीन नहीं होता। क्या हुआ था? उसने छेद में से जीनी को बाहर खींचा और उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन जीनी उससे दूर ही रही और सुबकती रही। रॉन मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम ठीक हो जीनी, सब ठीक हो चुका है। ये पक्षी कहाँ से आया? जीनी के पीछे पीछे ज्वाला भी छेद में से अंदर उड़कर आ गया था। हैरी अंदर घुसते हुए बोला, ये डम्बलडोर का फेनिक्स है। और तुम्हारे हाथ में ये तलवार कहाँ से आई हैरी? यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा रॉन। अच्छा, लॉकहार्ट कहाँ है? रॉन मुस्कुराते हुए बोला, पीछे वहां पर। उसकी हालत बहुत ही खराब है, आओ और खुद देख लो। ज्वाला के पीछे पीछे वे सब पाइप के मुंह की तरफ वापस चल दिए। वहां पर गिलरॉय लॉकहार्ट बैठा था और आराम से गुनगुना रहा था। रॉन ने बताया, इसकी याददाश्त चली गई है। याददाश्त भुलाने वाला मंत्र उलट गया था, हमारी बजाय उसे ही लग गया। उसे जरा भी पता नहीं है कि वो कौन है, कहाँ है, या फिर हम कौन हैं। मैंने उससे यहाँ रुकने और इंतजार करने के लिए कहा था। वो तो अब खुद के लिए ही खतरा बन चुका है। लॉकहार्ट ने मुस्कुराते हुए उन सबको देखा और बोला, हेलो,
ये थोड़ी अजीब सी जगह है ना? क्या तुम लोग यहाँ रहते हो? नहीं। फिर हैरी नीचे झुका और उसने लंबे अंधेरे पाइप में ऊपर देखा। हम यहाँ से ऊपर कैसे पहुंचेंगे रॉन? पता नहीं हैरी। वे दोनों सोचने लगे, लेकिन ज्वाला हैरी के पास मंडराने लगा और अब वो उसके सामने पंख फड़फड़ा रहा था। वो अपनी पूंछ के लंबे सुनहरे पंख लहरा रहा था। हैरी ने अनिश्चितता से उसकी तरफ देखा। परेशान दिखते हुए रॉन ने कहा, ऐसा लगता है कि ये चाहता है कि तुम उसे पकड़ लो, लेकिन तुम तो इतने भारी हो, एक पक्षी तुम्हें ऊपर कैसे ले जा पाएगा? हैरी तुरंत बोला, ज्वाला कोई साधारण पक्षी नहीं है, हमें एक दूसरे को पकड़ना होगा। जीनी, तुम रॉन का हाथ पकड़ लो। प्रोफेसर लॉकहार्ट, आप। रॉन ने तेजी से लॉकहार्ट से कहा, वो तुमसे कुछ कह रहा है। तुम जीनी का दूसरा हाथ पकड़ लो। हैरी ने तलवार और बोलती टोपी अपनी बेल्ट में खोस ली। रॉन ने हैरी के कपड़ों का सिरा पकड़ लिया और हैरी ने आगे बढ़कर ज्वाला की पूंछ के गर्म पंख पकड़ लिए और अगले पल एक झटके के साथ वे पाइप में ऊपर की तरफ उड़ने लगे। हैरी सुन सकता था कि लॉकहार्ट नीचे लटकते हुए कह रहे थे, अद्भुत, अद्भुत, ये तो जादू की तरह लग रहा है। ठंडी हवा हैरी के बालों को उड़ा रही थी और इससे पहले कि वो उस यात्रा का आनंद ले पाए, यात्रा खत्म हो गई। वे चारों मायूस मीना के बाथरूम के गीले फर्श पर उतर आए। जब लॉकहार्ट ने अपना हैट सीधा किया तो वो सिंक जिसमें पाइप छिपा था दोबारा अपनी जगह पर खिसक गया। मीना ने आंखें फाड़कर उन्हें देखा और फिर बड़ी ही निराशा से बोली, तुम जिंदा हो? इतना निराश होने की जरूरत नहीं है मीना। ओह अच्छा, मैं तो बस सोच रही थी कि अगर तुम मर जाते तो तुम मेरे टॉयलेट में मेरे साथ रह सकते थे। जब वे बाथरूम से निकलकर गलियारे में आ गए तो रॉन बोला, हैरी, मुझे लगता है कि मीना तुम्हें पसंद करने लगी है। जीनी, अब तुम्हें मीना से टक्कर लेनी पड़ेगी। लेकिन जीनी के खामोश चेहरे पर अब भी आंसू बहे जा रहे थे। ज्वाला गलियारे में सुनहरी चमक फेंकता हुआ आगे आगे जा रहा था और वे सब उसके पीछे थे। कुछ ही देर बाद वे प्रोफेसर मैकगोनागल के ऑफिस के बाहर खड़े थे। हैरी ने दस्तक दी और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। अध्याय 18। हैरी, रॉन, जीनी और लॉकहार्ट जब दरवाजे की चौखट पर खड़े थे तो एक पल के लिए अंदर खामोशी छा गई। फिर एक चीख सुनाई दी, जीनी! चीखने वाली मिसेस वीजली थी, जो फायरप्लेस के सामने बैठकर रो रही थीं। वो उछलकर खड़ी हुई और उनके ठीक पीछे मिस्टर वीजली भी। दोनों ने लपक कर अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन हैरी उन्हें नहीं बल्कि उनके पीछे देख रहा था। मेंटल पीस के पास खड़े प्रोफेसर डंबलडोर मुस्कुरा रहे थे। पास ही प्रोफेसर मैकगोनागल भी खड़ी थी। ज्वाला हैरी के कान के पास उड़ता हुआ गया और डंबलडोर के कंधे पर बैठ गया। फिर मिसेस वीजली ने हैरी और रॉन को कसकर गले लगा लिया। तुमने इसे बचा लिया, लेकिन कैसे किया ये तुमने? ये तो हम सब जानना चाहते हैं हैरी, मैकगोनागल ने कहा। हैरी एक पल के लिए झिझका, फिर टेबल के पास जाकर उसने बोलती टोपी, तलवार और रिडल की डायरी वहां रख दी। फिर उसने उन लोगों को सब कुछ बताना शुरू किया। करीब 15 मिनट तक वो बोलता रहा और उत्सुक लोग खामोशी से उसकी बातें सुनते रहे। उसने उन्हें बताया कि किस तरह उसे एक अदृश्य आवाज़ सुनाई देती थी, किस तरह हरमायनी ने आखिरकार ये समझ लिया था कि जो आवाज़ें उसे सुनाई देती थीं वो पाइपों में घूम रहे कालदृष्टि की आवाज़ थी, किस तरह उसने और रॉन ने अंधेरे जंगल में मकड़ियों का पीछा किया, जहां एरागॉग ने उन्हें बताया कि कालदृष्टि का पिछला शिकार कहाँ मरा था, किस तरह उसने अनुमान लगाया कि वो शिकार मायूस मीना ही रही होगी और रहस्यमयी तह खाने का द्वार बाथरूम में ही होना चाहिए। जब वो रुका तो मैकगोनागल ने कहा, बहुत बढ़िया, तो तुमने पता लगा लिया था कि प्रवेश द्वार कहाँ था। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि ऐसा करते समय तुमने स्कूल के करीब 100 नियम तोड़े होंगे। लेकिन पॉटर, तुम सब लोग वहां से जिंदा कैसे निकल आए? हैरी ने बताया कि ज्वाला एकदम सही समय पर आ गया था और बोलती टोपी ने उसे तलवार दे दी थी। फिर बोलते बोलते वो रुक गया। उसने जानबूझकर अभी तक रिडल की डायरी या जीनी का जिक्र नहीं किया था। जीनी अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाकर खड़ी थी और अभी तक भी रो रही थी। हैरी ने दहशत से सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि जीनी को स्कूल से निकाल दिया जाए। रिडल की डायरी अब काम नहीं करेगी और अब ये कैसे साबित किया जा सकता था कि डायरी ने ही जीनी को ये सब करने के लिए मजबूर किया था। उसने मदद के लिए डंबलडोर की तरफ देखा। वो हल्के से मुस्कुराए और बोले, मेरी सबसे ज्यादा रुचि ये जानने में है कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट ने जीनी को किस तरह अपने वश में कर लिया, जबकि मेरे सूत्रों के अनुसार वो इस समय अल्बानिया के जंगलों में छुपा हुआ है। हैरी को जबरदस्त राहत का एहसास हुआ। मिस्टर वीजली ने सदमे में कहा कि क्या तुम जानते हो कौन? उसने जीनी को वश में कर लिया था। लेकिन जीनी वश में नहीं है, वो वश में नहीं थी। क्या सचमुच? हैरी ने जल्दी से डायरी उठाकर डंबलडोर को दिखाते हुए कहा, ये काम इस डायरी ने किया था। जब रिडल 16 साल का था तब उसने ये डायरी लिखी थी। डंबलडोर ने डायरी ली
और अपनी लंबी मुड़ी हुई नाक के नीचे रखकर उत्सुकता से उसके जले और गीले पन्ने देखे। बेहतरीन। ये बात तो तय है कि वो हॉगवर्ट्स का अब तक का शायद सबसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी था। फिर वे वीजली परिवार की तरफ मुड़े जो पूरी तरह हैरान दिख रहे थे। बहुत कम लोग जानते हैं आर्थर कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का असली नाम टॉम रिडल था। 50 साल पहले मैंने खुद उसे हॉगवर्ट्स में पढ़ाया था। स्कूल से निकलने के बाद वो गायब हो गया। बहुत दूर दूर तक घूमा, गुप्त कलाओं में गहराई तक डूब गया, बुरे से बुरे जादूगरों की सोहबत में रहा, इतने सारे खतरनाक जादुई रूप परिवर्तनों से गुजरा कि जब वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट बनकर दोबारा सामने आया तो उसे पहचानना आसान नहीं था। शायद ही किसी ने लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट को उस बुद्धिमान और आकर्षक लड़के के साथ जोड़कर देखा जो कभी यहाँ हेड बॉय हुआ करता था। लेकिन हमारी जीनी का उससे क्या लेना देना था? मिसेस वीजली बोली। जीनी ने सुबकते हुए कहा, उसकी डायरी, मैं उसमें लिखती रही थी और वो पूरे साल मुझे जवाब देता रहा। मिस्टर वीजली हक्के बक्के दिखते हुए बोले, जीनी, क्या मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मैंने तुमसे हमेशा क्या कहा था? कभी किसी सोचने वाली चीज पर विश्वास मत करना जिसके बारे में ये मालूम ना हो कि उसका दिमाग कहाँ है। तुमने ये डायरी मुझे या अपनी माँ को क्यों नहीं दिखाई? इतनी संदिग्ध चीज, स्पष्ट रूप से इसमें काला जादू भरा था। मुझे नहीं पता डैडी, मुझे ये डायरी उन किताबों के बीच मिली थी जो मम्मी ने मुझे दी थी। मुझे लगा किसी ने उसे बस वहां छोड़ दिया है और उसके बारे में भूल गया है। डम्बलडोर सख्त लहजे में बीच में ही बोले, मिस वीजली को सीधे अस्पताल जाना चाहिए। ये उसके लिए बहुत यातना का दौर रहा है। उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। उससे कहीं ज्यादा बड़े और ज्यादा समझदार जादूगर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट से धोखा खा चुके हैं। उन्होंने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाकर उसे खोल दिया। बिस्तर पर आराम और गर्म चॉकलेट का एक बड़ा मग। मैंने हमेशा पाया है कि इससे मेरी हालत सुधर जाती है। मैडम पॉम्फ्री तुम्हें इस समय भी जागती हुई मिलेंगी जीनी। वे बेजान लोगों को मंत्र कवच का काढ़ा पिला रही होंगी। मुझे लगता है काल दृष्टि के शिकार किसी भी पल होश में आने वाले होंगे। ओह, तो हरमाइनी आज ठीक हो जाएगी? रॉन ने खुश होते हुए कहा। बिल्कुल, ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है जो ठीक ना हो सके, डम्बलडोर बोले। मिसेस वीजली जीनी को बाहर ले गईं और मिस्टर वीजली भी उनके पीछे चले गए। डम्बलडोर ने कुछ सोचते हुए मैगोनागल से कहा, देखो मिनर्वा, मुझे लगता है कि इसके बाद एक अच्छा जश्न होना चाहिए। आप किचन में जाकर इसकी तैयारी करने को कहें। प्रोफेसर मैगोनागल चली गईं, ये कहते हुए, ठीक है, पॉटर और वीजली से निपटने की जिम्मेदारी मैं आपको सौंपती हूँ। हैरी और रॉन सकपकाए से सोचने लगे। उनसे निपटने की जिम्मेदारी से प्रोफेसर का ठीक ठीक क्या मतलब था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें सजा मिलने वाली हो? डम्बलडोर बोले, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने तुम दोनों को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर तुमने स्कूल के नियम तोड़े तो मुझे तुम्हें स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा। रॉन ने दहशत से मुंह खोला। और इससे ये पता चलता है कि अच्छे से अच्छे आदमी को भी कई बार अपने शब्द वापस लेने पड़ते हैं। ये कहते हुए डम्बलडोर शरारत से मुस्कुरा रहे थे। तुम दोनों को स्कूल की सेवाओं के लिए विशेष पुरस्कार मिलेगा। और हाँ, मुझे लगता है तुम दोनों को गरुड़ द्वार के लिए 200 पॉइंट भी मिलने चाहिए। हैरी और रॉन के चेहरे चमकने लगे। डम्बलडोर ने आगे कहा, लेकिन हम में से कोई अभी भी इस खतरनाक अभियान में अपनी भूमिका के बारे में बिल्कुल खामोश है। तुम इतनी विनम्रता क्यों दिखा रहे हो गिलरॉय? हैरी चौंका। वो लॉकहार्ट के बारे में तो भूल ही गया था। उसने पलटकर देखा कि लॉकहार्ट कमरे के एक कोने में खड़ा हुआ था और अभी भी बिना वजह मुस्कुरा रहा था। जब डम्बलडोर ने उसकी तरफ देखते हुए उसका नाम लिया तो लॉकहार्ट इधर उधर देखने लगा कि पता नहीं वो किससे बोल रहे थे। रॉन ने तुरंत कहा, प्रोफेसर, रहस्यमयी तहखाने में एक दुर्घटना घट गई थी। लॉकहार्ट ने बीच में ही हल्के आश्चर्य से कहा, ओह, क्या मैं प्रोफेसर हूँ? बहुत बढ़िया। मुझे तो लग रहा था कि मैं किसी लायक हूँ ही नहीं। रॉन ने डम्बलडोर को सारी बात बताई। डम्बलडोर मुस्कुराए और बोले, ओह, अपने ही तलवार से चोट खा गए गिलरॉय। लॉकहार्ट सकपकाते हुए बोला, तलवार? मेरे पास तलवार नहीं है। उस लड़के के पास है, वो आपको तलवार दे सकता है। ये कहते हुए उसने हैरी की तरफ इशारा किया। डम्बलडोर रॉन से बोले, क्या तुम प्रोफेसर लॉकहार्ट को अस्पताल ले जा सकते हो? मैं हैरी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। रॉन लॉकहार्ट को लेकर बाहर निकल गया। डम्बलडोर आग के पास वाली एक कुर्सी तक पहुंचे और बोले, बैठ जाओ हैरी। हैरी बैठ गया। देखो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुमने जरूर तहखाने में मेरे प्रति सच्ची वफादारी दिखाई होगी। इसके अलावा कोई दूसरी चीज ज्वाला को तुम तक नहीं पहुंचा सकती थी। उन्होंने ज्वाला को थपथपाया जो अपने पंख फड़फड़ाते हुए उनके घुटने पर बैठ गया था। फिर वो बोले, तो तुम टॉम रिडल से भी मिल लिए। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि तुमसे मिलने में उसकी कितनी ज्यादा रुचि रही होगी।
हैरी को जो बात सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, अचानक वो उसके मुंह से धड़धड़ाती हुई निकल गई। प्रोफेसर डंबलडोर, रिडल ने कहा था कि मैं उसकी तरह हूँ। उसने कहा था हमारे बीच अजीब सी समानताएं हैं। उसने ऐसा कहा? और तुम्हें क्या लगता है हैरी? मुझे नहीं लगता कि मैं उसके जैसा हूँ। मेरा मतलब है, मैं तो गरुड़ द्वार में हूँ। मैं तो लेकिन हैरी आगे नहीं बोल पाया क्योंकि उसके मन में छुपी शंका फिर से उभरने लगी थी। एक पल रुककर वो बोला, प्रोफेसर, बोलती टोपी ने मुझसे कहा था कि अगर मैं नाग शक्ति में होता तो बेहतर होता। कुछ समय के लिए सब लोग यही मानने लगे थे कि मैं ही नाग शक्ति का वारिस हूँ क्योंकि मैं सर्प भाषा बोल सकता हूँ। डंबलडोर ने शांत स्वर में कहा, तुम सर्प भाषा इसलिए बोल सकते हो हैरी क्योंकि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट, जो नागेश नाग शक्ति का आखिरी बचा हुआ वारिस है, वो सर्प भाषा बोल सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिस रात उसने तुम्हें ये निशान दिया था, उसी रात को उसने तुम्हें अपनी कुछ शक्तियां भी दे दी थी। हालांकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वोल्डेमॉर्ट ने मुझे अपनी कुछ शक्तियां दे दी थी? हाँ हैरी, लगता तो ऐसा ही है। ओह, तब तो मुझे नाग शक्ति में होना चाहिए। बोलती टोपी को मेरे अंदर नाग शक्ति की शक्तियां दिख गई होंगी और उसने, लेकिन इसके बावजूद उसने तुम्हें गरुड़ द्वार में रखा ना। मेरी बात ध्यान से सुनो हैरी, तुम्हारे अंदर ऐसे कई गुण हैं जिन्हें नागेश नाग शक्ति अपने चुने हुए विद्यार्थियों में सबसे ज्यादा पसंद करता था। उसकी खुद की बहुत दुर्लभ क्षमता यानी कि सर्प भाषा, चतुराई, संकल्प, कुछ हद तक नियम तोड़ने की आदत भी। लेकिन इसके बाद भी बोलती टोपी ने तुम्हें गरुड़ द्वार में रखा। पता है ऐसा क्यों हुआ? सोचो, हैरी ने हारे हुए अंदाज में कहा। उसने तो मुझे गरुड़ द्वार में बस इसलिए रखा था क्योंकि मैंने उससे अनुरोध किया था कि वो मुझे नाग शक्ति में ना भेजे। बिल्कुल ठीक हैरी, इसी वजह से तुम टॉम रिडल से बहुत अलग हो। हम क्या हैं, ये हमारी योग्यताओं से नहीं बल्कि हमारे फैसलों से जाहिर होता है। और हैरी, अगर तुम्हें इस बात का सबूत चाहिए कि तुम्हारी असली जगह गरुड़ द्वार है, तो तुम जरा इसे गौर से देखो। प्रोफेसर डंबलडोर मैगोनागल की टेबल तक पहुंचे। उस पर से उन्होंने खून से सनी चांदी की तलवार उठाई और हैरी को दे दी। हैरी ने उसे धीमे से पलट कर देखा। आग की रोशनी में उसके बड़े बड़े माणिक चमक रहे थे और नीचे एक नाम लिखा हुआ था, गौरव गरुड़ द्वार। देखो हैरी, सिर्फ एक सच्चा गरुड़ द्वार वाला ही इस तलवार को टोपी में से निकाल सकता था। 1 मिनट तक दोनों चुप रहे। फिर डंबलडोर ने टेबल से एक ड्रॉर खींचकर उसमें से एक कलम और स्याही की बोतल निकाली। अब तुम्हें जिस चीज की जरूरत है हैरी, वो है अच्छा खाना और अच्छी नींद। मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम नीचे जश्न में जाओ। तब तक मैं अज़्काबान में एक पत्र भिजवाता हूँ। हमें हमारा हैग्रिड वापस चाहिए और मुझे दैनिक जादूगर में छपवाने के लिए एक विज्ञापन भी तैयार करना होगा। हमें गुप्त कलाओं से रक्षा के लिए एक नए टीचर की जरूरत है। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ गुप्त कलाओं से रक्षा का कोई टीचर टिक ही नहीं पाता है ना? हैरी उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने अभी हैंडल की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि दरवाजा इतनी जोर से खुला कि दीवार से टकराकर वापस लौट गया। वहां पर लूसियस मैल्फॉय खड़े थे। उनका चेहरा गुस्से से लाल था और उनकी बाह के नीचे खड़ा था डॉबी, जिसके पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी थी। डंबलडोर चहकते हुए बोले, गुड इवनिंग लूसियस। लूसियस मैल्फॉय अपनी ठंडी नजरें डंबलडोर पर जमाते हुए बोला, तो आप वापस आ गए। गवर्नरों ने आपको बर्खास्त कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद आपने हॉगवर्ट्स लौटना बेहतर समझा। डंबलडोर ने शांत मुस्कान के साथ कहा, देखो लूसियस, बाकी 11 गवर्नरों ने आज मुझसे संपर्क किया था। सच कहा जाए तो एक तरह से मैं उल्लुओं के तूफान में घिर ही गया था। उन्हें ये पता चला था कि आर्थर वीजली की बेटी की हत्या हो गई है और वो चाहते थे कि मैं यहाँ तुरंत लौट आऊँ। उनके ख्याल से इस सिचुएशन से निपटने के लिए मैं ही सबसे बेहतर व्यक्ति हूँ। उन्होंने मुझे बड़ी अजीब सी कहानियां भी सुनाई। उनमें से कुछ ने तो ये बताया कि मेरी बर्खास्तगी के लिए उनके साइन करवाते समय आपने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने दस्तखत नहीं किए तो आप उनके परिवारों को शाप दे देंगे। लूसियस मैल्फॉय हमेशा से ज्यादा पीले दिखने लगे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी गुस्से में सिकड़ी हुई थीं। उन्होंने व्यंग्य से पूछा, ओह, तो क्या आपने हमले रुकवा दिए हैं? अपराधी को पकड़ लिया है? हाँ। अच्छा, और कौन है वो? वही जो पिछली बार था लूसियस, लेकिन इस बार लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट किसी दूसरे के माध्यम से काम कर रहा था, इस डायरी के माध्यम से। उन्होंने वो छोटी काली किताब उठाई जिसके बीच में बड़ा छेद साफ दिख रहा था। फिर उन्होंने मैल्फॉय को गौर से देखा, लेकिन हैरी सिर्फ डॉबी को ही देख रहा था। घरेलू जिन बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरी को अर्थपूर्ण ढंग से देख रही थीं। वो डायरी की तरफ इशारा कर रहा था
फिर मिस्टर मैल्फॉय की तरफ, और फिर अपनी मुट्ठी से खुद के सिर पर कसकर मार रहा था। ऐसा उसने कई बार किया। अच्छा, मिस्टर मैल्फॉय ने धीमे से डंबलडोर से कहा। डंबलडोर बोले, बहुत ही चतुराई भरी योजना थी लूसियस, क्योंकि अगर हैरी और उसका दोस्त रॉन इस डायरी को नहीं खोजते तो जिनी वीजली पर ही सारा दोष मढ़ दिया जाता। कोई भी कभी ये साबित नहीं कर पाता कि उसने अपनी मर्जी से ये काम नहीं किया था। मिस्टर मैल्फॉय कुछ नहीं बोले। उनका चेहरा अचानक एक मुखौटे की तरह हो गया। डंबलडोर ने आगे कहा, और कल्पना करो उस स्थिति में क्या हुआ होता। वीजली परिवार हमारे सबसे प्रमुख शुद्ध खून वाले परिवारों में से एक है। जरा सोचो, अगर लोगों को ये पता चलता कि आर्थर वीजली की बेटी मगलुओं पर हमले कर रही थी और उनकी हत्या कर रही थी, तो आर्थर वीजली और उनके मगलू संरक्षण अधिनियम पर इसका क्या असर पड़ता। ये तो बहुत अच्छा रहा कि हमें ये डायरी मिल गई और इससे रिडल की यादें भी मिट गईं। अगर ऐसा नहीं होता तो पता नहीं इसके क्या परिणाम होते। मिस्टर मैल्फॉय के मुंह से जैसे आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। बड़े मुश्किल से उन्होंने कहा, बहुत अच्छा रहा। डॉबी अभी भी मैल्फॉय की पीठ के पीछे से हैरी को इशारे कर रहा था, पहले डायरी की तरफ, फिर लूसियस मैल्फॉय की तरफ, और इसके बाद वो माथे पर हाथ ठोंक रहा था। और अचानक हैरी समझ गया। उसने डॉबी की तरफ सिर हिलाया। डॉबी खुद को सजा देते हुए अपने कान उमेटने लगा और पीछे एक कोने में चला गया। हैरी ने कहा, मिस्टर मैल्फॉय, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि जीनी को ये डायरी कैसे मिली? लूसियस मैल्फॉय मुड़कर उसकी तरफ घूमे। मुझे क्या मालूम ये डायरी उस मूर्ख लड़की तक कैसे पहुंची? आपको बिल्कुल मालूम है, क्योंकि ये आपने ही उस तक पहुंचाई थी, फ्लरिश एंड ब्लॉट्स नाम की किताबों की दुकान में। आपने रूप परिवर्तन की उसकी पुरानी किताब उठाई थी और डायरी उसके भीतर रख दी थी। याद आया कि नहीं? हैरी ने देखा कि मैल्फॉय के सफेद हाथों की मुट्ठी बार बार बंद और खुल रही थी। इसे साबित करके दिखाओ, उन्होंने फुफकारते हुए कहा। डंबलडोर बोले, अरे ये तो कोई भी साबित नहीं कर पाएगा, खास करके तब जब रिडल उस डायरी से गायब हो गया है। लेकिन लूसियस, मैं तुम्हें ये सलाह देना चाहूंगा कि तुम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की स्कूल की बाकी पुरानी चीजें भविष्य में किसी तक ना पहुंचाओ। अगर और कोई चीज किन्हीं मासूम हाथों में पहुंची तो मुझे लगता है कि आर्थर वीजली उसके लिए तुम्हें जिम्मेदार ठहराने का पूरा इंतजाम कर देंगे। लूसियस मैल्फॉय एक पल के लिए खड़े रहे। हैरी को साफ दिख रहा था कि उनका दायां हाथ हिला, जैसे अपनी छड़ी बाहर निकालने को वो बेताब हों, लेकिन इसके बजाय वो अपने घरेलू जिन की तरफ मुड़े। डॉबी, वापस चलो। उन्होंने दरवाजा जोर से खोला और जब घरेलू जिन जल्दी से उनके पीछे आया तो उन्होंने उसे लात मारकर सीधे दरवाजे से बाहर कर दिया। पूरे गलियारे में डॉबी चीखते हुए गया और उसकी दर्द भरी चीख दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। हैरी एक पल के लिए रुका और सोचता रहा। फिर उसके मन में एक विचार आया। प्रोफेसर, क्या मैं ये डायरी मिस्टर मैल्फॉय को वापस कर सकता हूँ, प्लीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं हैरी, लेकिन जल्दी करना। याद रखना तुम्हें जश्न में भी जाना है। हैरी ने डायरी उठाई और ऑफिस से बाहर दौड़ लगा दी। वो सोच रहा था कि पता नहीं उसकी योजना सफल होगी या नहीं। जो भी हो, उसने जल्दी से अपना एक जूता उतारा और फिर अपने गंदे मोजे को बाहर खींचते हुए उसके अंदर डायरी रख दी। फिर वो अंधेरे गलियारे में दौड़ पड़ा। वो सीढ़ियों के ऊपर उन दोनों के पास पहुंचा। उसने हाँफते हुए कहा, मिस्टर मैल्फॉय, मुझे आपको कुछ लौटाना है। ये कहते हुए उसने अपना बदबूदार मोजा जबरदस्ती लूसियस मैल्फॉय के हाथ में पकड़ा दिया। क्या है? मिस्टर मैल्फॉय ने डायरी के ऊपर से मोजे को हटाया और मोजे को एक तरफ फेंक दिया। फिर वे गुस्से से कभी डायरी को तो कभी हैरी को देखते रहे। फिर धीमे से बोले, हैरी पॉटर, तुम्हारा भी किसी दिन वही बुरा हाल होगा जो तुम्हारे माँ बाप का हुआ था। वो भी मूर्ख थे और दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते थे। फिर वो चलने के लिए आगे बढ़े। चल डॉबी। लेकिन डॉबी हिला तक नहीं। उसके हाथ में हैरी का बदबूदार गंदा मोजा था और वो उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। मालिक ने डॉबी को मोजा दिया है। मालिक ने डॉबी को मोजा दिया है। क्या? ये तुम क्या बक रहे हो डॉबी? डॉबी को एक मोजा मिल गया। मालिक ने इसे फेंका और डॉबी ने इसे पकड़ लिया और डॉबी अब आजाद है। लूसियस मैल्फॉय अपनी जगह पर जमे रह गए और घरेलू जिन्न को घूरते रहे। फिर उन्होंने हैरी पर छलांग लगाई। लड़के, तुमने मुझसे मेरा गुलाम छीन लिया। लेकिन डॉबी चिल्लाया, आप हैरी पॉटर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक तेज धमाका हुआ और मिस्टर मैल्फॉय पीछे की तरफ उछल गए। वे मुड़ी तुड़ी हालत में नीचे जाकर फर्श पर गिरे। उठते समय उनका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। उन्होंने अपनी छड़ी निकाली, लेकिन डॉबी ने उन्हें चेतावनी देते हुए अपनी लंबी उंगली ऊपर उठा ली। आप अब चले जाएं। आप हैरी पॉटर को हाथ भी नहीं लगाएंगे।
चले जाएं यहाँ से। लूसियस के पास और कोई विकल्प नहीं था। उन दोनों पर आखिरी बार कहर ढाती नजर डालने के बाद उन्होंने अपना चोगा चारों तरफ लहराया और तेज कदमों से चलते हुए ओझल हो गए। डॉबी ने चीखते हुए हैरी की तरफ देखा। हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया। हैरी पॉटर ने डॉबी को आजाद कर दिया। मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता था डॉबी, लेकिन अब ये वादा करो कि अब दोबारा कभी मेरी जान बचाने की कोशिश नहीं करोगे। डॉबी के चेहरे पर चौड़ी दांत दिखाने वाली मुस्कान आ गई। जब उसने कांपते हाथों से हैरी का मोजा पहना तो हैरी ने कहा, डॉबी, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। याद है तुमने मुझसे कहा था कि इसका तुम जानते हो कौन से कोई लेना देना नहीं था? तो वो एक इशारा था सर। डॉबी आपको इशारा कर रहा था। शैतानी जादूगर के नाम बदलने से पहले सब लोग उसका नाम ले सकते थे। अब आपको समझ में आया? डॉबी के कहने का भाव ऐसा था जैसे उसका किया हुआ ये इशारा इतना स्पष्ट था कि हैरी को उसे पहली बार में ही समझ लेना चाहिए था। हैरी धीमे से बोला, हाँ समझ में आया। चलो अब बेहतर होगा कि मैं चल दूं। जश्न हो रहा है और मेरी दोस्त हरमाइनी भी अब तक ठीक हो गई होगी। डॉबी ने अपनी बाहें हैरी की कमर में डालीं और उससे लिपट गया। डॉबी हैरी पॉटर को जितना महान मानता था, हैरी पॉटर तो उससे भी महान निकला। अलविदा हैरी पॉटर, वो सुबकते हुए बोला और फिर एक तेज चुटकी की आवाज के साथ डॉबी गायब हो गया। अगला भाग। हैरी कई बार हॉगवर्ट्स के जश्नों में शामिल हो चुका था, लेकिन इस बार जैसा जश्न पहले कभी नहीं मनाया गया था। सब लोग अपने पाजामे पहने सारी रात खुशियां मनाते रहे। हैरी नहीं जानता था कि सबसे अच्छी बात कौन सी थी। जब हरमाइनी उसकी तरफ चीखती हुई भाग कर आई, तुमने इसे सुलझा दिया, या जब जस्टिन तेजी से मेहनतकश की टेबल से उससे हाथ मिलाने आया और बहुत देर तक माफी मांगता रहा कि उसने खामखा हैरी पर शक किया, या जब हैग्रिड रात को 3:30 बजे आया और उसने हैरी और रॉन के कंधों पर इतनी जोर से शाबाशी दी कि वो अपने केक की प्लेट पर करीब करीब गिर ही गए, या फिर जब उसके और रॉन के 400 पॉइंट्स के कारण गरुड़द्वार लगातार दूसरे साल हाउस कप जीत गया, या कि जब प्रोफेसर मैकगोनागल ने खड़े होकर उन सबको ये बताया कि इस उपलक्ष्य में परीक्षाएं निरस्त कर दी गई थीं, या फिर जब डंबलडोर ने ये घोषणा की कि दुर्भाग्य से प्रोफेसर लॉकहार्ट अगले साल नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि उन्हें जाकर अपनी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। इस खबर पर खुश होकर जिन बहुत लोगों ने तालियां बजाईं, उनमें कुछ टीचर्स भी शामिल थे। रॉन ने अपनी प्लेट में एक जैम वाला केक रखते हुए कहा, ये तो बड़े ही शर्म की बात है। मैं तो अब सचमुच उसे पसंद करने लगा था। अगला भाग। स्कूल में सत्र के बचे हुए गर्मियों के दिन सूरज की चमकती धुंध में बीते। हॉगवर्ट्स एक बार फिर सामान्य हो गया था। बस कुछ छोटे मोटे परिवर्तन हुए थे। गुप्त कलाओं से रक्षा के विषय की क्लासें अब नहीं लगती थीं और लूसियस मैल्फॉय को स्कूल के गवर्नर पद से हटा दिया गया था। ड्रेको अब स्कूल में इस तरह इतराता नहीं फिरता था जैसे वो यहाँ का मालिक हो। इसके विपरीत वो चिड़चिड़ा और नाराज दिख रहा था। जीनी वीजली एक बार फिर पूरी तरह खुश दिखने लगी थी। बहुत जल्द ही हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस से घर वापस लौटने का समय आ गया। हैरी, रॉन, हरमाइनी, फ्रेड, जॉर्ज और जीनी एक ही कंपार्टमेंट में साथ साथ बैठे। छुट्टियां शुरू होने के बाद उन्हें जादू करने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने आखिरी घंटों की आज़ादी का भरपूर आनंद लिया। उन्होंने एक्सप्लोडिंग स्नैप खेला, फ्रेड और जॉर्ज के फिलिबस्टर पटाखे चलाए और एक दूसरे को जादू से निरस्त्र करने का अभ्यास किया। हैरी अब इसमें बहुत निपुण हो गया था। वे लोग करीब करीब किंग्स क्रॉस स्टेशन पर पहुंच गए थे कि तभी हैरी को कोई चीज याद आई। जीनी, तुमने पर्सी को ऐसा क्या करते देखा था जो उसने तुम्हें किसी को भी बताने से मना किया था? जीनी हंसते हुए बोली, अच्छा वो, असल में पर्सी की एक गर्लफ्रेंड है। फ्रेड ने जॉर्ज के सिर पर किताबों का ढेर गिरा दिया। क्या कहा? जीनी बोली, वो है चीलघात की प्रीफेक्ट पेनेलोपी क्लियरवाटर। पर्सी ने पिछली गर्मियों भर उसी को खत भेजे थे। वो उससे स्कूल में छुपकर मिलता भी था। एक दिन जब वो एक खाली क्लासरूम में एक दूसरे को किस कर रहे थे तो मैंने उन्हें देख लिया। वो इतना परेशान हुआ जब पेनेलोपी पर हमला हुआ था। अच्छा, तुम उसे चिढ़ाओगे तो नहीं ना? फ्रेड तुरंत बोला, अरे इस बारे में तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते, जबकि उसकी शक्ल से साफ दिखाई दे रहा था जैसे उसका जन्मदिन जल्दी आ गया हो। जॉर्ज भी खीखी करते हुए बोला, अरे बिल्कुल नहीं। हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस धीमी हुई और आखिरकार रुक गई। हैरी ने अपनी कलम बाहर निकाली और पार्चमेंट भी। फिर वो रॉन और हरमाइनी की तरफ मुड़ा। उसने पार्चमेंट पर 2 बार कुछ लिखा, उसे 2 हिस्सों में फाड़ा और उन दोनों को एक एक हिस्सा दे दिया। देखो रॉन,
इसे टेलीफोन नंबर कहते हैं। पिछली गर्मियों में मैंने तुम्हारे डैडी को टेलीफोन का इस्तेमाल करना सिखा दिया था। तुम उनसे पूछ लेना। डर्सली परिवार में मुझे फोन करते रहना, ठीक है? मैं सिर्फ डडली के साथ बातें करके पूरे 2 महीने नहीं गुजार सकता। ये मुझसे सहन नहीं होगा। फिर जब वे ट्रेन से उतरे और जादू के बैरियर की तरफ जाती भीड़ में शामिल हो गए तो हरमायनी बोली, तुम्हारे अंकल आंटी तो गर्व के मारे फूले नहीं समाएंगे जब वो सुनेंगे कि तुमने इस साल क्या कमाल किया। गर्व? हैरी ने कहा। तुम पागल हो गई हो हरमायनी। इतने सारे मौके आए थे जब मैं मर सकता था और फिर भी मैं मरा नहीं। वो लोग तो अपने सिर के बाल नोच लेंगे। और फिर वे मगलुओं की दुनिया में ले जाने वाले बैरियर से एक साथ बाहर निकल गए।